नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और बात करेंगे दोस्तों, आज इतिहास की बात करेंगे। इतिहास की बात करेंगे तब हम अक्सर बात करेंगे, आप कहोगे कि साहब इतिहास में किसकी बात करेंगे? क्या इतिहास में हम गाय की बात करें या फिर भैंस की बात करें? तो फिर आप कहते हो क्यों नहीं हम बंदर की बात कर लेते हैं। कभी सोचा है आपने कि इतिहास आखिर में किसका है? क्या हमने अपना खुद का इतिहास कभी टटोलने की कोशिश की है? यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पूर्वज कौन थे, तब आप क्या बताओगे? तो क्या आप ये कहोगे कि साहब हमारे जो पूर्वज भैंस थी या बकरी थी या भेड़ थी? तो कुछ लोग उसमें से ये भी कहेंगे कि साहब हमारे और आपके पूर्वज तो बंदर थे। तो ये भी तो हो सकता है। प्यारे बच्चों, मानव की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, यानी मानव का किस तरह से है वो उत्पत्ति हुई, विकास हुआ। और एक जो सिद्धांत हमारे पास आता है कि साहब मानव की उत्पत्ति है वो बंदर से हुई, बंदर से हुई। तब आपके जहन में ये भी तो सवाल आ सकता है कि सर तो फिर हमारे पूंछ क्यों नहीं? पूंछ भी तो होनी चाहिए, क्योंकि बंदर के तो है वो पूंछ थी। तो पूंछ होती तो आज काफ़ी है, वो हमें भी सहूलियत होती। कभी है वो पेड़ के ऊपर है वो चढ़ते ठाका मारते हैं तो वो भी ठीक रहता। लेकिन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बात यह है कि जो मानव का एक लंबे समय में विकास क्रम हासिल किया, और विकास क्रम हासिल करने के बाद में कुछ ऐसे अंग जिनको हम विज्ञान में अक्सर पढ़ते हैं अवशेषी अंग जिनको कहा जाता है, जिनका लंबे समय तक यूटिलाइज, जिनका उपयोग नहीं हो पाता, तो वो क्या होते हैं? अंग धीरे धीरे जाकर के लुप्त हो जाते। तो उस तरह से मानव के विकास का आज एक घटनाक्रम देखेंगे कि मानव है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। उसके बारे में दो सिद्धांत है। एक तो आपने कहा कि हाँ मानव का विकास है वो जानवरों से, उसमें बंदर से हुआ। दूसरा एक और सिद्धांत है, उस पर बात करते हैं कि मानव का किस तरह से है वो विकास हुआ और वर्तमान मानव है वो किस स्वरूप में जाकर आया। प्यारे विद्यार्थियों, मानव के विकास के बारे में दो हमारे पास में सिद्धांत आते हैं। हमारा प्रथम चैप्टर है वो प्रारंभिक मानव यानी आदि मानव। प्रारंभिक मानव कहो तो, या फिर इसको हम कहेंगे आदि मानव। आदि मानव यानी प्राचीन या प्रारंभ के अंतर्गत मानव है वो किस तरह का था, आदि मानव की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा प्रथम चैप्टर है और इसके अंतर्गत प्रथम चैप्टर में जो हमारा समय है वो 6 लाख से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को समेटेंगे। इस समय को है वो समेटेंगे, मानव का किस तरह से जानवर बंदर से होते होते अलग अलग स्वरूप में आकर होमो सेपियन से वो तकरीबन 1,60,000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आने का काम किया। यानी वर्तमान में हमने किस तरह से विकास श्रृंखला को हासिल किया, उससे पूर्व तक के पूरे अतीत के कालखंड को है वो क्रम दर से हम समेटने का काम है वो करेंगे। और जो इसमें आपकी एक संरचना बढ़ेगी चैप्टर की, वो पूरी इस तरह से आप देख लीजिए, ताकि पूरा चैप्टर है वो इससे आपके एक माइंड में फ्रेमवर्क बन जाएगा। और माइंड में फ्रेमवर्क बन जाएगा तो आपको चीजें बार बार रटने की भी वो रहेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो मोटो ही है वो क्वालिटी एजुकेशन का है। और इस तरह से चीजें मैं आपको सरल वे के अंतर्गत, साधारण वे में करवाऊंगा, बहुत ही इजी वे में होगा कि आपको है वो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यदि यहां से क्लास देख ली, उसके बाद में सारे कॉन्सेप्ट आपके हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल इजी वे में हम बात करेंगे। तो देख लीजिए, ये एक संरचना है चैप्टर की। हमारे अध्ययन के ये बिंदु होंगे कि मानव की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, फिर मानव की उत्पत्ति के विषय में है, फिर वैज्ञानिक खोज किस तरह से हुई, फिर मानव की है वो उत्पत्ति के बारे में क्रमिक सिद्धांत की बात करेंगे, फिर आदिम कालीन मानव, चूंकि मानव ने विकास किया तो मानव किस तरह के है वो भोजन क्या कैसे करता था, मानव के पहनने के क्या वस्त्र, हमारे जो आज हम जींस पैंट वगैरह पहनते हैं क्या उस समय थे ये टी शर्ट वगैरह, क्या वो कलाई के ऊपर हाथ की घड़ी बांधता करता वो चीज थी, या फिर है वो किस तरह की स्थिति थी, क्या उस समय मानव बंगलों में रहता था, क्या एसी वगैरह है फैसिलिटी होती थी आज है जैसी। तो उसको भी देखेंगे कि मानव भोजन कैसे करता था, क्या फास्ट फूड वगैरह है वो खाता था कि नहीं खाता था, इडली डोसा वगैरह। फिर है वो देखेंगे कि आवास उनके कैसे थे। और फिर औजारों की बात करेंगे, क्या उस समय के मानव के पास में है वो पत्थर के औजार थे, या फिर है वो भाले वगैरह तीर से चलाकर काम करता था, या फिर है बंदूक हुआ करती थी, या फिर आप कहोगे टैंक हुआ करता था। तो आखिर में क्या हुआ करता था उसको भी क्रमिक रूप से देखेंगे कि वो क्रम से विकास किया मानव ने, तब जाकर बात निकल कर आई। प्रारंभिक मानव ने भाषा, तो मानव कैसे भाषा बोलता हो सकता है इंग्लिश में बोलता होगा, हेलो डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप, इस तरह से बात करता होगा, या फिर हिंदी में बात करता होगा, या फिर है वो गुजराती में केम छो तमे तमारो भणतर केवो हेडे से, इस तरह भी तो बात करता होगा। यानी मानव की भाषा का कैसे विकास हुआ उसको हम पढ़ेंगे कि मानव ने क्रमिक दर से भाषा कैसे विकसित की, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है इसलिए तो हम समाज में रहते हैं, नहीं तो हम जंगल में रहते, भेड़ बकरियों के साथ में हम भी चरने जाते, तो हम
सामाजिक प्राणी, और सामाजिक प्राणी है तो भाषा, क्योंकि भावों को व्यक्त करना, हमें अपनी बात को है व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करने का तरीका तो ये भी होता है कि आप खड़े में आपके जोर से गाल के ऊपर चाटा मारो तो भाव तो प्रकट हो जाएगा, लेकिन जो बात हमें विचारों को आदान प्रदान करना, उनको कैसे करोगे, तो उनके लिए भी भाषा है वो जाकर विकसित हुई। तो आदि मानव की भाषा की क्या स्थिति थी, कला कौशल है वो किस तरह का था, आदि मानव का किस तरह से कम्युनिकेशन है वो आदि मानव करता था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि अफ्रीका के अंतर्गत शिकारी संग्राहक समाज। प्यारे बच्चों, आज हम अपने समाज में देखते हैं तो शिकार आज भी है वो लोग करते हैं। आज राजा महाराजा, आज से है वो 50-60 साल पहले राजा महाराजाओं का शासन होता, शिकार करते थे, तो उस समय भी है वो शिकारी संग्राहक सोसाइटी थे। आज भी हम आप देखते हैं जंगलों में आदिवासी जैसी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनका जीवन शिकार के ऊपर टिका हुआ, तो उस समय का मानव भी है वो शिकार करता था। तो एक हमारे यहाँ पर शब्द आया हुआ है आपका टेक्निकल वर्ड, हादजा समूह है, वो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, उनमें एक शिकारी समूह थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। फिर हम देखेंगे कि वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ेंगे। वर्तमान, हम अतीत से वर्तमान की ओर नहीं, हम वर्तमान से वापस हैं वो अतीत यानी पुराने कालखंड की तरफ लौटेंगे कि क्या स्थिति थी, किस तरह से है वो शिकार करे, तेर पत्थर पहनकर शिकार करते थे, और उसके बाद में विकास क्रम हासिल हुआ। फिर है वो मानव ने क्या किया, कृषि वगैरह करना, क्योंकि पेट भरने के लिए आपको खाना तो पड़ेगा, खाओगे क्या, क्या उस समय मानव है बादाम वगैरह ये चीज खाती थी या क्या चीज खाता था, तो मानव खाने के लिए शिकार ही था, और तो चीज थी नहीं, जंगल में जीवन टिका हुआ था, तो वो थी। तो आज से हम अतीत की ओर लौटेंगे, वापस हमारे हैं वो पुराने घावों को कुदेरेंगे। तो मैं आपके अतीत को नहीं खंगालूंगा कि आपके क्या पृष्ठभूमि रही, वो नहीं देखूंगा कि किस तरह से वो, कोई कहते हैं ना अक्सर हमारी लड़ाई होती है, क्या कहते हैं, अरे मैं तेरी सारा इतिहास जानता हूं। भाई ऐसा हमारा सारा क्या इतिहास जानता है, क्या हमारे इतिहास में ऐसा कोई पेज है, ऐसा कोई पृष्ठ है जो काला है? यदि ऐसा है तो उस पृष्ठ को है आप सावधानी से दबा कर रखिए, कभी गुदड़ी से वो निकल गया ना तो है वो हमारी खैर नहीं बची। होता है, जीवन है, जीवन में कुछ पृष्ठ ऐसे होते हैं, उन पृष्ठों के बिना जीवन भी तो कोई काम का नहीं। लेकिन हम यहाँ पर हैं उस अतीत के पृष्ठ यानी मानव के पृष्ठ की ओर जाएंगे। बाकी मैं आपका कोई भी प्रश्न नहीं टटोलूंगा, आप निश्चिंत रह करके अपने प्रश्न है वो लिखिए, मुझे कोई तकलीफ। फिर मैं उपसंहार करूंगा। उपसंहार यानी पूरा उसका एक सामान्य सारांश के रूप में देखेंगे कि मानव की कैसे उत्पत्ति। आइए हम टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, कहाँ से क्या शुरू है, बहुत ही आसान वे में करवाऊंगा। आपको गंभीर मुद्रा में बैठने की एक तो आवश्यकता नहीं, मेरी क्लास में आपका चेहरा हंसना खिलखिलाना चाहिए, आराम से रिलैक्स मोड में होकर के आप बैठिए, पढ़िए, और पढ़ने के साथ मज़ा भी आना चाहिए क्लास का, क्योंकि जब तक मज़ा नहीं आएगा तो फिर है वो बात क्या, तो मज़ा आना बहुत ही जरूरी है। और आप तो हैं वो इस उम्र में बहुत से मज़े ले रहे हो। तो देखिए, पौराणिक मानव की उत्पत्ति। प्यारे बच्चों, मानव की उत्पत्ति का एक वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे पास आता है, और दूसरा हमारे पास जो सिद्धांत निकल कर आता है वो धार्मिक सिद्धांत है वो आता है। वैज्ञानिक सिद्धांत तो जो हम आगे जाकर चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे, उससे पहले है वो धार्मिक सिद्धांत की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक हमारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि विष्णु के अलग अलग अवतार हुए, भगवान विष्णु के अवतार हुए, और भगवान विष्णु ने है वो मत्स्य अवतार लिया, मछली से है वो प्रकट हुए, और राजा सत्यव्रत को कहा कि हे राजन, अब आज से 1 सप्ताह बाद में है वो प्रलय आने वाला है, और इसलिए आप क्या करो, मैं आपको कुछ बीज देता हूँ, कुछ है वो जीव जंतुओं के जोड़े बनाओ और उनको लेकर मानव का भी जोड़ा रखो, और कुछ जीव जंतुओं का, सभी जीवित प्राणियों का एक एक जोड़ा लो, और एक आपको है वो हम जहाज नाव देते हैं, उस नाव में बैठकर आप प्रलय के बाद में मानव के सर्जन का काम करोगे, मानव की उत्पत्ति का काम करोगे। धार्मिक सिद्धांत आया, यानी मानव की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई। तो क्या ईश्वर के द्वारा इस बात को हम हूबहू सीधी मान लें? तो नहीं मान सकते। वैज्ञानिक युग में ये मिथक है, चूंकि पौराणिक है तो मिथक माइथोलॉजी का विषय, और ये चीज आज की सोसाइटी में, वैज्ञानिक समाज में इसको मान्यता प्राप्त नहीं। एक और उदाहरण देखते हैं, फिर हम विज्ञान की बात करेंगे कि जो विज्ञान हमें क्या कह रहा है। एक बाइबल है जो ईसाई धर्म ग्रंथ है, उसमें जल प्लावन की कहानी दी। जल प्लावन वही प्रलय वाली बात है। तो प्रलय होगा तो क्या होगा, सब कुछ है वो नष्ट होगा, चारों तरफ से जल ही जल है वो हो जाएगा, और मानव सारा जीवन तबाह हो जाएगा। तो इस तरह से प्रलय की स्थिति आ गई। तो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक बात दी गई है कि एक नोआ नामक व्यक्ति को है वो ईश्वर ने नाव दी और कहा कि तू जा, सभी जीव जंतुओं का जोड़ा ले, और जाकर के है वो प्रलय के बाद में उनको सर्जन का काम कर। तो एक तो बाइबल और पौराणिक हिंदू ग्रंथ
क्या समझा आपने? ये समझा कि साहब मानव की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है, प्रलय हुआ, एक व्यक्ति को है मनु को, राजा सत्यव्रत मनु को, हमारे वाले उनको याद रखोगे आप, और उससे जाकर के मानव का विकास हो। लेकिन इसको पूर्णतः स्वीकार हम नहीं करेंगे, दूसरे सिद्धांत पर आते हैं। प्यारे बच्चों, एक सिद्धांत निकल कर आया मानव की उत्पत्ति की वैज्ञानिक खोज, यानी साइंटिफिक है वो किस तरह से अनुसंधान हुए, और उसमें एक अनुसंधान आया। चार्ल्स डार्विन करके एक है वो बड़े वैज्ञानिक हुए थे, और चार्ल्स डार्विन ने है वो आप देखोगे कि उनकी एक पुस्तक आई थी 24 नवंबर 1859 को, 1859 को उनकी एक पुस्तक आई। उस पुस्तक के अंतर्गत है वो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि साहब जो मानव की उत्पत्ति हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति किसी प्रलय से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? वो जानवरों से हुई। किससे हुई है? जानवर से हुई। और उस जानवर में विशेष कौन सा जानवर है? उस जानवर में है वो बंदर है। किससे हैं? बंदर से उत्पन्न हुई, और वे बंदर उनका दक्षिण अफ्रीका से वो उद्भव माना जाता है। उसकी आगे श्रृंखला आएगी, मैं आपको बताऊंगा। ये जो देख रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति है एशिया और अफ्रीका में, प्राइमेट से हुई। किससे हुई? प्राइमेट, प्राइवेट नहीं है, प्राइमेट। प्राइमेट क्या है? स्तनपायी जीव। क्या है? स्तनपायी जीव, ठीक है। फिर इनका उपसमूह है होमोनाइड, और होमोनाइड में एक ऐप आता है। कौन सा आएगा? ऐप आएगा। अब ऐप आते ही आप कहोगे साहब कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा कोई इंस्टाग्राम वगैरह उनकी कोई ऐप है, या कोई है और भी आपकी ऐप है मैक्स प्लेयर जैसी और भी कोई प्लेयर है उनकी ऐप? वो ऐप नहीं। तो ऐप कौन सी है? यहाँ पर ऐप का मतलब वानर है। कौन है? वानर है, बंदर है। उन बंदरों से किस तरह से हुई? तो उसमें फिर होमोनिड आएगा। कौन आएगा? होमोनिड आएगा। और वह होमोनिड है, उससे जाकर के आगे जाकर के है वो मानव की उत्पत्ति होती है। तो मैं आपको होमोनिड का है वो फोटो बताता हूं। ये रहा आपका होमोनिड, यानी इस होमोनिड से हुई। आप देख रहे हो इसकी किस तरह की स्थिति है, वो इस होमोनिड की बनी हुई है। तो इसी होमोनिड से जाकर के हैं वो आप और हमारी स्थिति आई है। देखिए अपना फोटो और इसको है वो कांच में देख कर कितनी समानता आ रही। आपको लगेगा कुछ न कुछ तो आएगी। चलो पूर्ण समानता तो नहीं आएगी, थोड़ी बहुत है वो आ जाएगी, हालांकि ऐसा भी नहीं, आज बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक जो उत्पत्ति हुई उसकी बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि होमोनिड है, उसमें दो थे, एक ऑस्ट्रेलोपिथेक्स थे और दूसरा था वो कौन था? होमो था। और उस होमो से है वो आगे जाकर के होमो इरेक्टस आए, होमो हेबिलिस। हेबिलिस यानी औजार बनाने वाला है। होमो इरेक्टस यानी ये सीधे चलते थे, क्योंकि पहले का जो बंदर किस तरह से चलेगा? दो हाथ और पैर, तो हाथों का है वो यूज करता था, यानी चौपाया था। लेकिन अब ये जाकर के इसने क्या किया कि सीधे पैरों पर खड़ा हो रहा है और है वो पैरों पर चल रहा है, हाथों का उसमें प्रयोग नहीं कर रहा। तो जाकर के ये विकास क्रम हासिल किया। फिर है होमो सेपियंस, यानी आज का जो हम है, आज आधुनिक जो मानव है, जो आप और हम हैं, हम लोग हैं वो होमो सेपियंस है। कैसे हैं हम लोग? होमो सेपियंस हैं, आधुनिक मानव है। होमो सेपियंस का मतलब होता है प्राज्ञ मानव। प्राज्ञ का मतलब क्या हो? प्राज्ञ का मतलब चिंतनशील, जो तर्क वितर्क करता है, जो सोचने समझने की क्षमता है उस मानव के अंतर्गत, तो वो प्राज्ञ मानव है। और प्राज्ञ मानव देखेंगे कि तकरीबन 1,60,000 वर्ष पूर्व हैं वो तकरीबन जाकर के प्राज्ञ मानव आने का काम है वो कर रहा है। तो उसको भी है वो हम समझेंगे पूरा का पूरा। फिर है वो मानव की कर्मिक कहानी के दो मॉडल समझेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि एक ही जगह पर हुआ, कुछ ने कहा कि नहीं अलग अलग जगह के ऊपर हुआ है, उसको भी समझेंगे। फिर भोजन की है वो बात करेंगे। अगली है वो स्लाइड के ऊपर हम बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा आया कि साहब जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो तकरीबन 56 लाख वर्ष पूर्व है वो मानव की उत्पत्ति हुई है। आज से पृथ्वी के ऊपर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जो काफी हद तक मानव से है वो मिले जुले। और जो वर्तमान मानव है वो कब हुआ? 1,60,000 पूर्व। तो आपका एक क्लियर हो जाना चाहिए कि साहब हमारे पूर्वज हैं वो कौन है? बंदर है। लेकिन हमारे पूंछ वाले बंदर नहीं थे, होमोनॉइड थे। उससे होमोनिड आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आए, फिर आए होमो, और उसमें हम होमो सेपियंस है। दैट्स ऑल। आज डाउट हो जाना चाहिए कि गाय भैंस बकरी हमारी पूर्वज नहीं है, पूर्वज होती हैं। तो कोई भी आए बंदर तो उससे है वो रोटी वगैरह देना करना, कहीं है तो भले बुरे हैं वो, हमारी उत्पत्ति उससे हुई है। तो एक बात तो ये क्लियर वैंस हो गया। तो अब ये मत कहना कि सर आपके पूर्वज हो सकते हैं, हमारे नहीं। आपके भी पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं, हम और आप भी मानव हैं तो हम भी मानव हैं, तो एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये मानव की एक स्थिति बताई गई कि प्रारंभिक मानव है
वो इस स्थिति के अंतर्गत था। और ज्यों ज्यों विकास क्रम हासिल किया कि मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, यानी थोड़ी बहुत उसमें बुद्धि आई, तब उसने पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके आग जलाने का काम किया, तो इतनी बुद्धिमत्ता आई। फिर मानव ने आगे जा करके हैं वो हथियारों का प्रयोग किया, और हथियार प्रयोग कब किया, जब उसमें थोड़ी बहुत बुद्धि आई तो लोहे को ये पत्थर के औजार बनाने हैं वो शुरू किए गए। और फिर जाकर के वर्तमान मानव है वो होमो सेपियंस आने का काम आपके कर रहा है। आते हैं चार्ल्स डार्विन के ऊपर। चार्ल्स डार्विन एक बड़े वैज्ञानिक हुए थे, और विशेषकर इनका जो योगदान, इनकी जो पुस्तक थी ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक इनकी पुस्तक है। आपसे पूछी जाएगी पुस्तक, इसलिए इसको है वो अच्छी तरह से देखना। पूछा जाएगा चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप कहोगे ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां। क्या होता है? प्रजातियां। तो ये जो इनकी पुस्तक आई थी, मैंने बताया था 24 नवंबर 1859 को आई, जिसमें चार्ल्स डार्विन ने कहा कि साहब मानव का विकास जानवरों से हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, इसको नोट करोगे आप कि मानव का विकास है वो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जानवरों से हुआ है। और वो कैसे हुआ है? जानवरों से विकास क्रमिक रूप से हुआ है। कैसा हुआ है? क्रमिक रूप से हुआ है, और विकसित होकर के वर्तमान स्वरूप तक चला। ऐसा नहीं है कि विकास हो गया अभी हम इस स्तर तक है। आज हम इस स्तर तक होते तो हम वही स्लेटें लेकर पढ़ते, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्यों है? तो हम निरंतर क्रमिक दर से प्रगति है वो करते करते जीवन में आगे बढ़ रहे। हो सकता है कल ऐसा समय आएगा कि मैं मंगल ग्रह से है वो ऑनलाइन स्कूल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आऊंगा कि आज मंगल ग्रह से आप सभी का है वो स्वागत है धरतीवासियों का, और आज है वो बात करेंगे हम किसकी? इतिहास की बात करेंगे। फिर मैं आपको वही आपके पूर्वजों की कहानियां है वो धर्म कहानियां सुनाऊंगा। तो ऐसा भी समय आएगा, आ सकता है, क्योंकि आज मंगल मिशन है वो भेजे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो वहां पर भी होगा। तो कल यात्रा वहां पर से भी अपन है वो डिजिटल रूप में प्लेटफॉर्म पर आएंगे। तो क्रमिक रूप से हुई। कैसे हुई है? क्रमिक रूप से। जानवरों से आज भी विकास दर मानव हासिल कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप ये देख रहे हैं ये क्या चीज दी हुई है, थोड़ा सा है वो विचार करो, और कमेंट के रूप में है वो मुझे बताओ कि ये क्या है। क्या ये पहाड़ है क्या? आप इसको देखोगे तब आपके जेहन में आएगा अक्सर हो सकता है ये पहाड़ हो। कुछ लोग ये भी तो कहेंगे कि साहब हो सकता है ये तो हमारे गाय भैंस को चारा डालने वाली ओडी हो। ये भी तो हो सकता है, वो आती है ना एक जो लोहे का या कूंडा कहो उसको, वो भी तो हो सकता है। कुछ लोग ये भी तो कहेंगे कि साहब ये हो सकता है कछुआ की कोई जाता हो। ये भी तो हो सकता है, वो भी हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये क्या है? ये एक खोपड़ी है। क्या है? ये एक खोपड़ी है। किसकी खोपड़ी है? ये आदि मानव की खोपड़ी है। ये हमारे जो दादा के दादा के दादा के दादा के लकड़ दादा के लकड़ दादा के जो दादा हुए उनकी, यानी आदि मानव की खोपड़ी है। ये क्या है? आदि मानव की ये निएंडरथल करके एक जगह है, और निएंडरथल से मानव की एक खोपड़ी प्राप्त हुई है। और इस खोपड़ी प्राप्त होने के बाद में जो पुरातत्वविद हैं, पुरातत्वविद वे लोग जो इतिहास का खोजबीन का काम करते हैं, और हैं वो हथियार वगैरह कोई उनको जो साक्ष्य मिलते उनका अध्ययन करने वाले लोग हैं वो पुरातत्वविद। तो इतिहास के अध्ययन करने वालों को है वो पुरातत्वविद कहा जाता है। इतिहास के अध्ययन एक तो जो लिखित चीज़ों का करते हैं वे तो इतिहासकार और हो गए, लेकिन जो जमीन से खोद कर औजारों के रूप में उनका काल निर्धारण करते हैं खुदाई से, तो वो पुरातत्व। तो पुरातत्वविदों को जब निएंडरथल से ये मानव की एक खोपड़ी मिली, और इस खोपड़ी को मिलने के बाद में वैज्ञानिकों में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हो गई कि ये आखिर में इतनी बड़ी है वो किसका मतलब। कुछ ने कहा कि कोई कहते हैं अक्सर के ज्यादा है वो ज्ञान नहीं, कोई पूछा माता पिता कहते कुछ नहीं आता, जड़ बुद्धि मूर्ख गधा है, बड़ा दिमाग है तुझे दिया है, भेजा तो दिया लेकिन भेजे में कुछ नहीं भेजा, ये भी एक है वो बात कही जाती। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि ये खोपड़ी किसी मूर्ख या जड़ व्यक्ति की। ये देखिए बात क्या करें कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, पुरातत्वविदों ने, कि मानव की खोपड़ी नहीं हो सकती। तो किसकी खोपड़ी? तो उन्होंने कहा कोई जड़ मानव, कोई मूर्ख व्यक्ति होगा उसकी है वो हो सकती है, कोई लंगूर वानर ऐप हैं उनकी भी तो हो सकती है। तो ये बात निकल कर आई और वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार नहीं आया, लेकिन इस बात ने पुरातत्वविदों को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि मानव की उत्पत्ति आखिर में कैसे हुई। और उसके लिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत हमारे पास आता है। अब देखते हैं मानव की जो उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई। मैंने कहा क्रमिक रूप से। तो देखिए क्रमिक रूप से इन खोपड़ियों को देखिए, और इन खोपड़ियों से हैं वो हम तुलना करते हैं। आप अपनी है वो, आप अपनी खोपड़ी को है वो देखकर प्रयत्न करो कितनी है वो समानता मिल रही। खोल कर नहीं करनी है, केवल और केवल है वो देख कर हमें है वो कल्पनाशील रूप में करना है।
तो कल्पना करके देखिए क्या है। ये एक प्रथम खोपड़ी देख रहे हैं आप, ये जो प्रथम खोपड़ी है वो किसकी है? कोई वानर की खोपड़ी है। ये किसकी है? अब किसी वानर को पकड़ना और उसकी खोपड़ी है वो देखना, खोपड़ी को है वो चेक करके करना। तो ऐसा मत करना कहीं है वो उसको खोलने के चक्कर में खुद की खोपड़ी है वो उस बंदर से तोड़ा दो। तो ये उसकी खोपड़ी आप है वो देखना किस तरह की है वो खोपड़ी, यानी इसको आप देखिए, यानी कैसे विकास क्रम हासिल किया। मेरे कहने का यह तात्पर्य यही है कि मानव की जो खोपड़ी में क्रमिक दूर से ज्यो ज्यो मानव ने विकास क्रम हासिल किया, तो मानव के जो चिंतन का जो दायरा है, जो सोचने की क्षमता में है वो विकास हुआ। तो जो खोपड़ी की संरचना में भी बदलाव होना शुरू हुआ। और आप सेकंड स्टेज पर देखोगे तो ये है वो वानर की नहीं है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स थे। इन्हीं वानरों से जाकर के ऑस्ट्रेलोपिथेक्स निकले, उनकी खोपड़ी यानी उनकी संरचना में, माइंड की संरचना में बदलाव आने को मिला। तीसरा है वो देखेंगे होमो इरेक्टस आए, और होमो इरेक्टस हैं वो इस समय होमो जो सेपियंस आते हैं उनसे पहले की एक पीढ़ी आती है और इनके माइंड में हमें बड़ा बदलाव देखने को मिला, माइंड की संरचना में, यानी अपेक्षाकृत इनसे माइंड इनका छोटा है, अपेक्षाकृत इनकी जो खोपड़ी की संरचना है वो गोलाकार में है, और ये उनके बजाय चिंतनशील थे, क्योंकि इन्होंने है वो क्या कर लिया, सीधे चलना है वो शुरू कर लिया, औजारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। और फिर जाकर के हैं वो हम स्वरूप में आगे होमो सेपियंस। तब बात क्या समझे आप, यहाँ से सीखे क्या? इन फोटो को देखकर हम ये सीखे कि साहब मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ और वह जानवर से हुआ। कैसे? शुरुआत में वानर की खोपड़ी, उससे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स उनकी प्रजाति हुई, उनकी माइंड की, उनकी जो खोपड़ी की संरचना में बदलाव आया। फिर तीसरे स्टेज पर हैं वो कौन आए थे? होमो इरेक्टस आए। कौन आए? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कौन थे? औजार बनाने वाले हैं, वो मानव के आदि मानव थे, मानव नहीं कहेंगे, आदि मानव थे होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस की जो माइंड की संरचना है खोपड़ी की, उसमें बदलाव आया, अपेक्षाकृत छोटा है, अपेक्षाकृत गोल है और अपेक्षाकृत बुद्धिशील थे। ठीक, और आगे जाकर के जो स्टेप, चतुर्थ स्टेप में जाकर के कौन आए आपके हैं? वो होमो सेपियंस आए। कौन आए? होमो सेपियंस है वो निकल कर आए, और होमो सेपियंस का है जो हमारा आज का जो खोपड़ी की संरचना है वो होमो सेपियंस है। यानी हमारी उत्पत्ति किससे हुई? हमारी उत्पत्ति है वो वानरों से हुई, बंदरों से हुई। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि साहब हमारी उत्पत्ति है वानरों से ही। घर जाकर के दादाजी को मत करना, वरना लठ है वो पड़ेंगे कि भाई है मुझे नहीं पता, दादाजी कहेंगे, आप कहोगे दादाजी हमारी उत्पत्ति है वो वानरों से हुई, बंदर से हुई, तो वे लट मारेंगे, कहेंगे कि तू खुद है वो देखता होगा, हमारे तो कोई पूर्वज नहीं होंगे। तो वो सीक्रेट बात है, आप और हम जाने हमारे काम की, उन्हें नहीं बताया। ये देख लो होमोनॉइड है। कौन है? ये होमोनॉइड है, ये वानर है प्रजाति का, और इसी से जाकर के होमोनिड है वो बने। ये होमोनॉइड है और होमोनॉइड से जाकर के कौन बने? होमोनिड बने। और होमोनिड से आगे जाकर के हैं वो दो भागों के अंतर्गत। एक तो आए ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, क्या नाम है इनका? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। और दूसरा आया होमो। होमो के आगे तीन रूप आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। कुछ नहीं, ये बहुत साधारण है। ये जो शब्दावली दी हुई है ना, ये थोड़ी सी जटिल है, ये लैटिन भाषा की शब्दावली। जैसे आप देखो, एक शब्द आया आपका ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, मैंने लिखा ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, तो अब आप है वो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स करने बैठ जाओगे। ऑस्टल ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन का, जिसका अर्थ होता है दक्षिण। जिसका अर्थ क्या है? दक्षिणी। एक है पिथिक्स। पिथिक्स है वो यूनानी भाषा का शब्द है, आगे मैं बताऊंगा आपको, मैंने टेक्निकल शब्द दिए, वहां पर आप सारी चीज बताऊं। यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वानर। जिसका अर्थ है वानर, कुछ भी नहीं, वानर है। सारी की सारी ये कहानी वानरों की ही चलेगी। हर जगह पर कोई बात आता है तो चिंता वाली बात आप लेना मत, तो वानरों की ये कहानी है। तो ये होमोनिड है, इनसे जाकर के हैं वो आगे होमोनिड आए और उनसे मानव की है वो उत्पत्ति होती। ये बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। इनका शरीर है वो बंदरों से अपेक्षाकृत जो है वो बड़ा होता है, इनके वो पूंछ नहीं होती। तो पूंछ वाली समस्या का यहाँ सॉल्यूशन कर दिया हमने, है वो यहाँ पूंछ काट दी। तो पूंछ काट दी, अच्छा हुआ, नहीं तो आज है वो समस्या बड़ी गंभीर हो जाती। तो यहाँ जाकर के है वो मानव की पूंछ है वो विलुप्त होने का काम आदि मानव के रूप में यह होता है। फिर आगे इसकी थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं कि होमोनॉइड हैं वो बंदरों से काफी भिन्न थे। ठीक है साहब। फिर उनका शरीर बंदर से है वो बड़ा था, उनकी है वो पूंछ नहीं थी,
और फिर होमोनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी है वो लंबी रही, यानी लंबे कालखंड में उसमें विकास की श्रृंखला को होमोनॉइड ने प्राप्त किया। तो ये आपकी सामान्य सी विशेषता होगी, यानी बंदरों से थोड़े भिन्न है, बंदर से आकार में बड़े हैं, इनकी ये वो पूंछ नहीं थी और ये लंबी समय अवधि तक है वो जीवित रही। फिर आगे आते हैं सेकंड स्टेज के ऊपर, इससे होमोनॉइड के बाद में होमोनिड आता है। कौन आता है? होमोनिड। तो ये होमोनॉइड और इससे आगे आपके होमोनिड। ये क्या है? ये वानरों का ऐप है। क्या है? वानरों का, वानर या उसको ऐप कहो तो मतलब वानर, लंगूरों की प्रजाति। होमोनिड है वो किस सदस्य हैं, किस परिवार का सदस्य है? ये होमोनिडाई परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार में सभी रूप के मानव प्राणियों का विकास हुआ। सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि साहब जो मानव है वह कहां से उत्पत्ति होती है? सेकंड स्टेज होमोनिड से जाकर के मानव प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो हमारे ये लोग हैं वो पूर्वज थे, इन पूर्वजों से जाकर के हमारा अस्तित्व है वो यहां से निकल कर आता है। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे देखोगे कि मस्तिष्क का आकार इनका बड़ा, यानी इनका मस्तिष्क है वो बड़ा है। फिर ये पैरों के बल सीधे खड़े होकर हैं वो चलने में क्या थे? सक्षम थे, यानी अब पैरों के बल पर है वो सीधे चलने में सक्षम थे, क्योंकि होमोनॉइड को हमने देखा वो किस तरह से है वो चल रहा, आगे के अपने पंजों का उपयोग करना है। लेकिन अब इन्होंने है पूर्ण पैरों पर निर्भर हो गया, आगे के पंजों का अब उसका कोई महत्व नहीं रहा। ठीक है, इतने विकास क्रम को हासिल किया। हाथ की विशेष क्षमता है, अब हाथ की विशेष क्षमता में है वो बदलाव हुआ, हाथ की विशेष क्षमता में बदलाव हुआ और उसका मैं बताऊंगा किस तरह से है वो हाथ के पंजे के द्वारा भी है वो विकास क्रम हासिल हुआ। ये देख लीजिए आप, ये मानव का हाथ का पंजा है। हाथ बहुत कुछ मायने रखता है और सारा खेल है वो इसी हाथ से ही निर्धारित हो रहा है। तो हाथ का बड़ा उपयोग है, इसने किस समय से है वो विकास क्रम हासिल किया और इस हाथ का तो विशेष बड़ा है वो योगदान है। आप देखिए जैसे क में देखो क्या कह रहा है, आकृति चिंपैंजी की है। प्रथम क में कहा गया है कि ये आकृति किसकी है? चिंपैंजी की हाथ है। ठीक वह सूक्ष्म पकड़ को है वो दर्शा रही, यानी छोटी से छोटी चीज को है वो ये पकड़ने में सक्षम हुआ एक तरह से। यानी पहले है वो किसी भी तरह से घूमता था मानव, लेकिन जो ही हाथ ने काम किया शुरू, तो हाथ ने काम किया तो उसने है वो एक तरह से आपके बड़ा पत्थर था उसको उठाकर फेंका और जानवरों का शिकार हुआ। यानी हाथ की संरचना में है वो बदलाव है। अब उसी हाथ की संरचना से आगे जाकर है वो बदलाव आता है। तो अब उस मानव ने क्या किया? उस मानव ने है वो छोटे छोटे औजार है पत्थर से है एक दूसरे को तोड़ के आगे से है वो तिकोने है वो जाकर के है वो बना दिए। तो ये उसकी कला, हाथ दोनों की पकड़ मजबूत थी, उसमें है वो विकास हुआ, तब जाकर हुआ। आगे जाकर के विकास की उच्च श्रृंखला को हासिल कर देता है, वो सुई तक है उसका आविष्कार मानव का। ये इतने सूक्ष्म दृष्टि के औजार बनाए जो हाथ की ही कला थी। तो यहां पर भी उसी हाथ की कला दर्शाई गई है। आप देखिए क जिसमें मानव की सूक्ष्म पकड़ है वो दर्शाई जा रही है, किस तरह से इसने एक चीज है वो अंगुली और अंगूठे के बीच में दबाने का वो काम किया। दूसरी आकृति होमोनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ है। ये जो किसके? ये ख है और ये कौन है? होमोनिड है। इसके आप हाथ में देखोगे ये बहुत ही महीन चीज दी हुई है, यानी इतने विकास को इस तरह से हासिल किया। एक बड़ी चीज के बाद में एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी है वो ये पकड़ने में सक्षम हो गया, विकास को बता रहा है। फिर आप है वो तीसरी बात आओ, आकृति मनुष्य की हाथ की सशक्त पावर को है वो दर्शा रही है। ये है वो आपकी आकृति है, मानव की आकृति है, होमो सेपियंस के मानव की आकृति है। उसने है वो किसी भी चीज को है वो पूर्ण सशक्तता के साथ में है वो मुट्ठी में बेंच कर रखे, मजबूती से चीज को पकड़, किसको दर्शा रहा है? विकास को दर्शाने का है वो काम कर रहा है। तो हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा और चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की जो सूक्ष्म पकड़ से है वो की जाती है। तो यहाँ पर है वो बात हाथ के विकास की है वो हम लोग कर रहे थे कि किस तरह से है वो होमोनिडों के हाथ की पकड़ है वो मजबूत होनी शुरू हो गई, जिससे के कारण है वो मानव के विकास क्रम को हासिल हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा होमोनिड की है वो विशेषता बताओ, क्या कहोगे? होमोनिड है वो सीधे पैर के बल पर खड़े होकर चलने में सक्षम थे, ठीक बात है। फिर क्या कहोगे? इनके मस्तिष्क का आकार अपेक्षाकृत बड़ा था, ठीक है, होमोनिड से बड़ा था। आपका है वो देख लो, इसके बजाय इसका ये जो मस्तिष्क है और जो होमोनिड का है
वो मस्तिष्क, इस मस्तिष्क के अंतर्गत भी है वो अंतर है। इसका मस्तिष्क है अपेक्षाकृत छोटा है, जबकि होमोनिड का जो मस्तिष्क है वो अपेक्षाकृत क्या है प्यारे विद्यार्थियों, काफी है वो बड़ा है। तो मस्तिष्क का आकार बड़ा, पैरों के बल सीधे चलते थे, वो चलने में सक्षम नहीं था, दो पैरों के बल चलता, हाथ की विशेष क्षमता थी जिससे औजारों का निर्माण कर सकता था। ये होमोनिड की है वो कहानी हुई। फिर हम देखेंगे कि होमोनिड की कुछ एक विशेषताएं आपकी दी हुई है, तो कुछ एक विशेषताओं को देख लो। वैसे तो आप समझ चुके हैं कि इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा है, दो पैरों के बल पर चलने की क्षमता है, फिर है वो आप देख लो, फिर इनके हाथों की विशेष क्षमता है जिससे क्या कर सकते हैं, ये औजार है वो बना सकते हैं, यानी मानव ने विकास क्रम को हासिल किया। फिर होमोनिडों के अफ्रीका में उद्भव के प्रमाण। अब बात निकल कर आई कि साहब हमारा जो विकास हुआ कहाँ पर हुआ, क्या हमारा है वो जोधपुर में विकास हुआ, हमारा है जो उत्पत्ति उद्भव जोधपुर में हुई, जयपुर में हुई, या फिर आप कहोगे कि साहब उदयपुर में हुई, तब कहाँ पर हुई। आपके जहन में आएगा कि सर आपने ये तो कह दिया कि हमारे पूर्वज है वो बंदर थे, यानी बंदर से मानव का विकास हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ। तब बात निकल कर आई कि मानव की उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, अफ्रीका से होती है। कहाँ से होती है, अफ्रीका की घाटी, विभ्रंश घाटी से मानव की उत्पत्ति के हमें साक्ष्य मिलते हैं। वहीं से जाकर के मानव है वो अलग अलग भागों में जाने का काम किया, वहीं से विकास है वो क्रम हासिल किया। तो हमारा मूल निवास स्थान आपका और हमारा कहाँ है, हम है वो अफ्रीका के मूल निवासी हैं। कभी है वो चलेंगे तब वहाँ की यात्रा करके देखेंगे क्या स्थिति है वहाँ की। आज तो वे हमने नहीं पहचाने क्योंकि हम बहुत लंबे समय से वहाँ से आ गए थे। अब बात करो यहाँ पर होमोनिडों की अफ्रीका में उद्भव के हैं वो दो प्रमाण हैं। एक तो प्रमाण यह है कि अफ्रीकी जो वानर का जो समूह है वो होमोनिड से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है, यानी उनसे काफी समानता है। अफ्रीका का जो ऐप है, ऐप का मतलब वानरों का समूह, उनसे होमोनिड की अच्छी तरह से वो समानता है, गहराई से जुड़े हुए। इस कारण से ये महसूस किया गया कि शायद जो मानव के पूर्वज हैं वो यही हुआ करते थे, आदि मानव। फिर सबसे जो प्राचीन होमोनिड के जीवाश्म है जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, किसके हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, जो अफ्रीका में है वो पाए गए, और अफ्रीका से बाहर भी जीवाश्मों के हैं वो पुराने साक्ष्य नहीं मिलते। दो बात निकल कर आई। इतिहास को और प्यारे बच्चों अध्ययन की यदि बात करते हैं, दो तथ्य महत्वपूर्ण थे। कौन से तथ्य होते हैं, एक कोई भी है वो इतिहास का अध्ययन में आपको कोई चीज क्या होनी चाहिए, पुरातात्विक साक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुरातात्विक। और दूसरा होता है आपका कोई साहित्यिक। साहित्यिक मतलब कोई लिखित ग्रंथ है, पुस्तकें हैं उनसे। तब एक बात, ये जो महत्वपूर्ण एक तथ्य आया पुरातात्विक साक्ष्य, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो हमने कहा था, मैंने आपकी जो शुरू में एक खोपड़ी दिखाई थी, वो क्या है, एक तरह से जो आदि मानव का खोपड़ी की एक संरचना मिली जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले। इसलिए ये बात निकल कर आई कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से है वो मिलने का काम हुआ। इसलिए बात ये निकल कर आई कि साहब मानव की उत्पत्ति है वो शायद दक्षिण अफ्रीका से। आपसे पूछा जाएगा कि मानव की उत्पत्ति, मानव का उद्भव दक्षिण अफ्रीका से हुआ कैसे, तो आप कहोगे साहब दो प्रमाण। एक तो वहां के जो वानर है उनसे मानव की काफी हद तक है वो समानता थी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आप कहोगे कि साहब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें अफ्रीका से मिलते हैं। इसलिए ये चीज समझ गई कि शायद मानव को उद्भव कहाँ से हुआ, वहां से हुआ। जैसे साक्ष्य मिलने का क्या मतलब, साक्ष्य मिलने का मतलब ये हुआ कि जैसे आज हम सभी लोग है वो मोबाइल चलाते हैं, कल क्या हो जाए, परले हो जाए और हम सभी के सभी यहीं पर धराशायी हो जाए, तो हमारे बाद में क्या होगा, लंबे समय बाद खुदाई होगी तो वहाँ से मोबाइल मिला, कहीं पर एप्पल का फ़ोन मिला, कहीं पर है वो कोई आपके वीवो का, ओप्पो का फ़ोन मिला। फ़ोन को फिर खोला तो बहुत से है वो उसमें पासवर्ड कई के लगे हुए थे, कईयों के है वो गैलरी को भी चेक करने का उनको काम किया, क्योंकि पता कैसे, वो गैलरी को खोलेंगे तभी जा कर के है वो पता चलेगा। उनके है वो व्हाट्सएप को खोल के देखेंगे कि किन किन के साथ क्या चैट की हुई है, किस में डिलीट की हुई है, उनसे है वो पता चलेगा। हमें बैकअप लेना पड़ेगा तब जा कर के पता चलेगा। तो इसमें इतिहास में भी ऐसा ही होता है, इतिहास में भी बैकअप लेना ही पड़ेगा आपको। कैसे लोगे, अब बात आई कैसे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हमें जो कुछ साक्ष्य मिले, तो खुदाई, साक्ष्य कहाँ से, खुदाई करोगे तो साक्ष्य मिले, कोई साक्ष्य मिला वहां से। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें क्या मिला, कोई जलाशय मिला, या वहां से वो हमें अन्नागार के मिला, कोई दुरों के साक्ष्य मिले, तो किसी तरह से अन्य है वो मृण मूर्तियां मिली, कोई घड़े के इस तरह के बर्तन मिले, तब पता चला कि साहब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी।
तो वो खुदाई की और खुदाई से विश्व में मिली। यहाँ पर भी यही है, खुदाई की और उनसे मिली, तब कहा कि शायद अफ्रीका से हैं वो मानव का उद्भव हुआ होगा। तो दो प्रमाण हमारे पास निकल कर आए, एक तो बंदरों से समानता और दूसरी बात है कि वहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के क्या मिले, साक्ष्य मिले, यहीं से हमारी है वो उत्पत्ति होती। थोड़ा सा है वो इन दोनों में बारीक से हम अंतर देख लेंगे, चूंकि हमारे सवाल इससे है वो बनता है 4 अंक में आपसे पहले चैप्टर से पूछा जाएगा कि बताओ होमोनिड और होमोनोइड में अंतर क्या है, तो आपको अंतर वहां बताना पड़ेगा। और जब इसको नहीं समझा तो फिर अंतर कैसे, जैसे हमने कहा था कि इसका मस्तिष्क है वो क्या था, इनके मस्तिष्क है उसकी बजाय छोटा था, ठीक है। ये कैसे थे, चौपाए थे, ये 2 पैरों पर खड़े होकर चलते थे। इनके हाथ हैं वो विशेष किस्म के थे जिससे औजार हैं, हाथ में अच्छी पकड़ थी, औजार बना सकते, ये औजार नहीं बना सकते थे, ठीक है। इनकी उत्पत्ति 56 लाख वर्ष है वो पूर्व मानी जाती है, और इनकी उत्पत्ति है किससे मानी जाती है, वो होमिनिडों की उत्पत्ति होमोनोइड से है वो उत्पत्ति मानी जाती है। तो होमोनोइड से है वो किसकी, होमोनिड की। इनका मस्तिष्क है वो होमोनिड की तुलना में बड़ा नहीं छोटा है, इस बात का आप है वो ध्यान रखो कि ये थोड़ा सा कोई टाइपिंग मिस्टेक, ठीक। और इनका है वो क्या था, अपेक्षाकृत बड़ा था। ये बात आपकी होमोनिड और इनकी तुलना में होगी। आगे है वो हाथ की संरचना की बात हमने कर ली थी, किस तरह से विकास क्रम है वो हासिल किया, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से है वो मानव के विकास का जो अध्ययन करेंगे उसके मॉडल आए हुए कि अब आपने कहा ठीक है सर मानव का वहां से उद्भव हुआ, लेकिन हुआ तो उसके लिए अध्ययन किया गया, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा है वो पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया, तो उसके कुछ मॉडल है, उन मॉडल से समझेंगे कि आखिर में मानव की उत्पत्ति है वो इस तरीके से हुई। 2 मॉडल है वो हमारे पास निकल कर आएंगे। एक तो पहला मॉडल हमारे पास आया आधुनिक मानव के जो ये विकास की कहानी है ना, इसी में ये देखिए, ये प्रथम बिंदु हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा बिंदु है चैप्टर, उसका हेडिंग है वो चल रहा है, और उसमें मानव का है वो किस तरह से प्रमाण आपने दे दिए, लेकिन अब उसको हम सत्य साबित करेंगे कि अफ्रीका से हुआ, कहां से हुआ, उनको देखेंगे। पहला जो मॉडल है आधुनिक मानव के पूर्वज, उनके लिए एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि का मॉडल है। क्या नाम है इसका, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसको कहा जाता है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि मॉडल के अनुसार मानव का जो उद्भव है वो कहां पर हुआ, अफ्रीका में हुआ, और अफ्रीका में उद्भव है जो उत्पत्ति हुई, विकास हुई, वो होमोनोइड से फिर होमोनिड से जाकर के मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो सेपियंस के रूप में हुई इस कड़ी में। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि के अनुसार मानव का जो विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ, क्रमबद्ध रूप से हुआ, और कहां पर हुआ, एशिया और अफ्रीका, और विशेषकर हमें अफ्रीका से इसके हैं वो साक्ष्य मिलते हैं, और एशिया से भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उद्भव के रूप में अफ्रीका को ही देखेंगे, क्योंकि पहले का जो कालखंड है वही इतिहास है। इतिहास है तो क्या है, इतिहास में तारीख ही महत्वपूर्ण, तारीख है तो यहां पर है वो अफ्रीका से पुराने साक्ष्य एशिया से, इसलिए हम बात करेंगे कि साहब अफ्रीका में है वो पहले हुए, और वो किस तरह से हुए, वो प्राइमेट, प्राइमेट का मतलब स्तनपायी प्राणियों से हुआ, और इनका उप जो समूह था वो होमोनोइड निकल कर आया, और होमोनोइड से जाकर के होमोनिड आई। ये जो प्रतिपुष्टि सकारात्मक जो सिद्धांत है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अनुसार मानव की उत्पत्ति है वो कहां से हुई, अफ्रीका से हुई। किससे हुई, होमोनोइड से हुई। होमोनोइड से कौन बने, होमोनिड बने। इसको क्रमिक रूप से आप याद रखना है, होमोनिड से हुई, और होमोनिड में है वो 2 भेद निकल कर आई, एक तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया और दूसरा आया कौन सा, होमो आया, और इसी होमो से आगे जाकर के है वो होमो हेबिलियस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। ये आपके एक तरीके से है वो जो औजार बनाने वाला मानव था। कैसा था, औजार बनाना। ये जो होमो इरेक्टस है वो कैसे कर रहा है, ये सीधे खड़े होकर चल रहा है, ठीक है साहब। और ये कौन है, ये प्राज्ञ मानव है, इसका नाम क्या है, प्राज्ञ मानव। और प्राज्ञ मानव आते कहोगे कि ये क्या है, ठीक है, इसको लिख लो चिंतनशील। फिर भी नहीं समझ में आया तो इसको बुद्धिमान मानव को क्या कहो, बुद्धिमान मानव है वो इसको कहा जाएगा। तो होमोनिड, होमो
निड से होमो, और होमो से होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस और होमो सेपियंस। ये कौन कह रहा है? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का है वो सिद्धांत कहता है, और ये बाकायदा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में पूछा गया, कॉलेज लेक्चरर में ये पूछा गया। तो ये हमारे कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल आज यहाँ तक 11th में जो दिया हुआ यहाँ तक सीमित नहीं है, अपितु जो सिविल सेवा में भी है वो आपके ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। दूसरा जो हमारा मॉडल आता है आधुनिक मानव के विकास का, उसके बारे में दो बातें हुई थी। एक तो क्षेत्रीय निरंतरता का जो कंटिन्यूटी मॉडल है, और दूसरा है वो रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापना का मॉडल है। ये कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई। प्यारे विद्यार्थियों, यदि देखोगे कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति का ये दूसरा मॉडल है, यह तो फर्स्ट मॉडल हमने ले लिया, आपसे पूछा जाएगा कि मानव की उत्पत्ति के विकास क्रम के बारे में है वो आप बताइए, तब आप मॉडल देखकर बताओगे कि साहब मानव की उत्पत्ति के बारे में दो बेसिक हमारे पास मॉडल आते हैं। एक मॉडल पॉजिटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है, जो कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति है वो किस तरह से होमोनिड से जाकर के ये संरचना आप उसमें बताओगे। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कहा कि मानव की उत्पत्ति है वो क्षेत्रीय निरंतरता का एक सिद्धांत आया और एक प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। क्षेत्रीय निरंतरता जो कंटिन्यूटी मॉडल है इसको कहा जाता है, एक रीजनल के अंतर्गत। क्षेत्रीय का मतलब हुआ ये कि प्रत्येक क्षेत्र का मतलब मैंने कहा कि जो बिहार रीजन के लोगों का पहनावा, खान पान, भाषा अलग है, कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की अलग है, पूर्वोत्तर में आदिवासियों के अलग हैं, पश्चिम बंगाल की अलग हैं, तो केरला की अलग हैं, तो वही राजस्थान मध्य प्रदेश की अलग है। तो ये क्या, ये क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता। वैसे यहाँ पर भी कही गई है कि मानव की उत्पत्ति वो अलग अलग क्षेत्र में हुई। कहाँ पर हुई है? अलग अलग क्षेत्र में है वो मानव की उत्पत्ति हुई है। यानी क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में। कैसे, उसको समझिए। जैसे कि मानव की उत्पत्ति कह रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई। मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई, एक जगह पर नहीं हुई। इसने बात को काटा कि अफ्रीका में नहीं हुई। ऐसा कौन कह रहा है? क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल कि एशिया के लोगों की बनावट देखो आप, अफ्रीका के लोगों की नस्ल के आधार पर आप देख लीजिए किस तरह के हैं, वे काले वर्ण के लोग हैं, ठीक है, काक वर्ण है उनका, अफ्रीकन लोगों का चमड़ी के आधार पर, क्योंकि इनका कहना है नर जाति था। नर जाति यानी मानव की, नर की जो चमड़ी की रंग रूप शरीर आकार की जो बनावट है उसके आधार पर मानव में भिन्नता है, इसलिए मानव का अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुआ। कौन कह रहा है? क्षेत्रीय निरंतरता। और उसने कहा कि एशिया के लोगों की शरीर की बनावट को देखिए आप, एशिया के लोगों का जो शरीर का वर्ण है वो किस तरह का? गेहूं वर्ण का है, ठीक, एक बात यह है। आप यूरोप के लोगों का है वो वर्ण कैसा? उनका बिल्कुल सफेद श्वेत वर्ण है उनका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों, सॉरी, अफ्रीका के लोगों का कैसा है? काले हैं। तो ये बात क्या आई? ये रंग के आधार पर आई। इसलिए इन्होंने कहा कि साहब मानव में नरजातीयता भिन्नता देखने को मिलता है, नरजातीय भिन्नता है वो देखने को मिलती है। भिन्नता का मतलब अलग अलग। तो मानव का जो रंग रूप आकार, उसके हाइट, शरीर की जो उसकी हाइट है, वो बॉडी की किस तरह से बनावट है, उनका ये जो खान पान रहन सहन के सारे जो तरीके मानव के, उसके आधार पर अफ्रीका के लोग भिन्न है, तो एशिया के भिन्न है, तो यूरोप के लोग भिन्न है, वो श्वेत वर्ण के, अफ्रीका के काले वर्ण के, एशिया के गेहूं वर्ण के। इस आधार पर इन्होंने कहा कि एक जगह पर विकास नहीं हुआ, उत्पत्ति अलग अलग हुई है। एशिया में अलग तरीके से हुई है, अफ्रीका में है वो अलग तरीके से हुई है, और फिर आप देखोगे कि यूरोप में है वो अलग तरीके से हुई। तो एक तो हमारा क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल ये कह रहा था। ये कौन कह रहा था? क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल। दूसरा मॉडल है प्रतिस्थापन मॉडल। क्या नाम है इसका? प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन मॉडल क्या कह रहा है? रिप्लेसमेंट मॉडल, प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल ने कहा कि साहब मानव की उत्पत्ति एक ही जगह पर हुई। इसने क्या कहा कि मानव की उत्पत्ति
मानव की उत्पत्ति एक ही जगह हुई, और वह जगह कौन सी है? वह जगह है, आप देखोगे, अफ्रीका। कौन सी है वह जगह? अफ्रीका। अभी तक पूरी बात क्लियर नहीं हुई, अब बात यहां पर क्लियर होगी। इन्होंने कहा कि मानव की उत्पत्ति है वो एक ही जगह के ऊपर हुई, और वहां से ये क्या हुआ है? प्रतिस्थापित हुआ है। क्या हुआ है? रिप्लेसमेंट हुआ है उसका। रिप्लेसमेंट, अलग अलग भागों में गया है वो। वहां से अफ्रीका से मानव एशिया में आया, मानव है वो यूरोप में गया, मानव ऑस्ट्रेलिया में गया, अमेरिका में गया, दक्षिण अमेरिका, वहां पर गया। तो इन्होंने कहा कि मानव की उत्पत्ति एक जगह हुई है लेकिन अलग अलग जगह में गए। तो फिर अलग अलग जगह में गए तो हमारा है वो रंग अफ्रीका के लोगों से क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका इन्होंने लॉजिक बताया। कहा कि मानव अलग अलग एक जगह से गए, अलग अलग जगह, लेकिन प्रत्येक जगह का वातावरण देखो ना आप, जलवायु, प्रत्येक जगह का जो जलवायु कारक है, जलवायु, वातावरण वहां का, तो जो व्यक्ति जहां अलग अलग वातावरण में गए और उस वातावरण में अपने आप को अनुकूल है वो कर दिया, उस वातावरण में ढल गए, तो फलत अपने आप ही उनके रंग के आकार में, बनावट में है वो भिन्नता आ गई। एक अफ्रीका का कोई जोड़ा है, और यदि वो आए यहाँ पर भारत में रहना शुरू कर दिया तो यहाँ पर लंबे समय तक रहे, और उनके बाद में उनकी जो संतान होगी वो यहाँ की इंडियन जो हमारी तरह है वो मिलती जुलती दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है उसमें वो अनुकूलित हो गया। इसलिए बात आई प्रतिस्थापन मॉडल में कि मानव का है वो विकास एक ही जगह उत्पत्ति हुई लेकिन अलग अलग जगहों में प्रतिस्थापित है, वो मानव हो गया। ये प्रतिस्थापन मॉडल है वो बात कर रहा था। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें इसका एक साक्ष्य मिला है। ऑल्डू गोर्ज करके एक स्थान है, ऑल्डू वही गोर्ज, और वहां से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो साक्ष्य मिले जो मानव के उत्पत्ति के बारे में हमें दर्शाते हैं, उनको देख लीजिए। 17 जुलाई 1959 का एक साक्ष्य है कि ऑल्डू वही गोर्ज करके एक स्थान है। यहाँ से सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन में तितली संग्रह है वो समाज रहता था, लेकिन आगे चलकर ऑल्डुवई नामक मेरी और लुइस लेकी के साथ गहराई से जुड़ा, यानी कुछ ये पुरातत्वविद है वो वहां पर जाकर हैं, वो खोज करने का काम है वो कर रहे हैं। कौन है? ऑल्डुवई मेरी और लुइस लीकी है। इन्होंने जाकर के वहां है वो खुदाई की, और उस खुदाई में जाकर के हैं वो इन लोगों को एक बड़ा साक्ष्य मिला, उसको है वो बताया गया कि किस तरह से हैं वो, हमें मानव के बारे में साक्ष्य मिलने का काम है वो जाकर हुआ ऑल्डुवई गौर से। और किसके साक्ष्य है वो? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हैं, वो एक तरह से पूरा मुंह का खोपड़ी की ये संरचना बनी हुई मिली। तो इसमें देखिए कि मेरी और जो नाम है इनका लुइस लीकी, इनके साथ है वो जुड़ा हुआ है, और इन्होंने जाकर के है वो यहाँ पर एक तरह से खोज का काम है वो प्रारंभ किया। तो खोज का काम प्रारंभ किया तो वहां से उनको कुछ साक्ष्य मिले हैं। ऑल्डुवई और लेतोली में पुरातत्व खुदाई कार्यों की देखभाल की और वहां की अनेक रोमांच खोजों में से उनका हाथ रहा। तो जो लुइस लीकी पुरातत्वविद है उन्होंने अपना है वो एक जो अपने अनुभव है उनको शेयर किए कि हम गए, लुइस लीकी ने कहा कि हम गए ऑल्डुवई गोर्ज और वहां जाकर हमने है वो उत्खनन काम प्रारंभ किया, तो वहां से हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक खोपड़ी मिली, उनके बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि मैं जब वहां गया, कहां पर? ये ऑल्डुवई गोर्ज जगह है वहां पर गए। कौन गई? लुइस लीकी है वो गई। ठीक है, ये कौन है? पुरातत्वविद है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि उस दिन जब मैं सवेरे उठा तो मेरे सिर में थोड़ा दर्द था, हल्का बुखार था, महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी पर मुझे शिविर में रहना पड़ा, क्योंकि हम दोनों में से मैं काम पर है वो नहीं जा रहा, इसलिए मेरे लिए काम पर जाना जरूरी हो गया, और हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का समय मिला, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सेली और टूटस के साथ है वो खुदाई पर चली गई, और मैं बेचैन होकर पीछे है वो शिविर में रहा। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने देखा कि लैंड रोवर की आवाज़ सुनी और वह बड़ी तेजी से शिविर की ओर जा रहा था। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा लगा। मुझे लगा कि मेरे किसी
जहरीले बिच्छू ने वो काट लिया और वहां सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे अथवा किसी भी सांप ने डस लिया जो कुत्तों की नज़र से बच गई। और लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी आवाज़ सुनी, वह बार बार पुकार रही थी। मैंने उसे पा लिया और मैंने उसे पा लिया कि एक है वो आवाज़ आई, मैंने उसे पा लिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस उद्देश्य से हम पुरातत्वविद जिस उद्देश्य से यहाँ पर खुदाई प्रारंभ की थी, लुईस लेखी कह रहे हैं, तो हमें वहाँ से एक जो खोपड़ी मिली, तो उस समय है वो हमारे जो साथी थे, सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि मैंने पा लिया। क्या पाया? तो आखिर में जाकर देखा कि एक है वो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी हमें मिलने का काम किया, जो मानव की उत्पत्ति के रहस्यों से वो पर्दा हटाने का काम किया। तो ये एक है वो ओल्डुबाई गोर से मिला। ये लेक्चरर के अंतर्गत सवाल पूछा गया फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगे भविष्य के लिए। तो केवल ऐसा नहीं है कि है वो केवल 11th क्लास में, 11th क्लास की चीज़ सारी की सारी कंपटीशन में पूछी जाती है, सिविल सेवा में पूछी जाती है, लेक्चरशिप में है वो परीक्षा के अंतर्गत पूछी जाती है। तो ध्यान से इनको है वो पढ़े और है वो बड़ी शिद्दत से पढ़िए, और बहुत हैं वो आप अच्छे तरह से साथ में बनाकर भी लिखते जाइए। केवल है वो उससे कुछ होता नहीं, तो साथ में लिखिए। जैसे एक होमो शब्द आया, होमो शब्द है वो लातिनी भाषा का, या फिर इसको कहो आप लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें आदमी यानी इसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। आपसे पूछा जाएगा होमो का अर्थ क्या, तो कहोगे कि होमो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी, और आदमी में है वो कौन है? स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। तो ये है वो देख लो, होमो है वो बैठे हैं, तो ये होमो है। फिर होमो के हैं वो 3 प्रजातियों में अलग अलग बांटा गया है, उनको है वो देख लीजिए। होमो हेबिलियस, होमो हेबिलियस है जो क्या कर रहे हैं? औजार बनाने वाले। फिर होमो एरेक्टस है जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलते हैं, और होमो सेपियंस है जो कैसे हैं? चिंतनशील है वो मनुष्य है। तो ये देख लीजिए होमो की एक स्थिति है, किस तरह से ये देखो आप, ये पत्थर लेकर बैठा है और दूसरे पत्थर से उसे है वो मारकर उसको है वो हथियार को तैयार कर रहा है। तो ये प्राज्ञ मानव है वो जाकर के बनता है। तो ये होमो के 3 रूप हैं। आपसे होमो का है वो पूछा जा सकता है कि होमो है वो क्या, तो लैटिन भाषा का शब्द है। होमो के 3 रूप बनाओगे। होमो हेबिलियस क्या कर रहे हैं? औजार बना रहा। होमो एरेक्टस ये देख लो औजार बनाने वाला है वो मानव है। एरेक्टस ये सीधा खड़ा होकर है वो चलने वाला जो मानव है वो कौन सा है? आपका एरेक्टस है। और होमो सेपियंस है वो प्राज्ञ मानव है। तो मैं आपके सामने खड़ा होमो सेपियंस के रूप में, तो ये भी एक है वो आपका महत्वपूर्ण पहलू। फिर इसके अलग अलग जगह से हमें साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो इनके अलग अलग रूप से हमें साक्ष्य मिले, तो उन साक्ष्यों में विशेषकर आपका ये इथोपिया से मिलता है। ये इथोपिया है वो दक्षिण अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंट का मैप है, ये इथोपिया से है वो हमें यहाँ से साक्ष्य मिलता है। फिर आप देखोगे कि कांगो से है वो साक्ष्य मिलते हैं। ये जो रिपब्लिक कांगो है, कांगो से है वो जाकर के हमें साक्ष्य मिलने का काम कर रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के इनके जो खोपड़ी के साक्ष्य मिले तो यहाँ से मिला। इथोपिया से मिलता है, जो आपका डेमोक्रेटिक कांगो है वहाँ से मिलता है। तंजानिया से मिलने का है वो काम कर रहा है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के मैप में भी आपने देखला कि यहाँ से है वो हमें मानव की उत्पत्ति के बारे में है वो जानकारी मिली, हमें साक्ष्य है वो मिले। आगे है वो नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, उस शब्द का भी है वो थोड़ा अर्थ देख लो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बार बार आया, मैंने पूर्व में बताया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लातिनी भाषा का शब्द है, लातिनी भाषा के ऑस्ट्रल शब्द से बना और जिसका अर्थ होता है दक्षिणी। और दूसरा शब्द है यूनानी शब्द पिथिक्स जिसका अर्थ होता है वानर से मिलकर बना। ये नाम इसलिए मिला क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी जो अवस्था के अनेक लक्षण है वो दिखाई देते हैं। यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में है वो कुछ हमें लक्षण है वो दिखाई देते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण है, वो भी पहलू आपका निकल कर आया। तो ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हो गया आपका। तो ये लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा उसको लातिन ही कहा जाता है, उसमें आप है वो कन्फ्यूजन मत होना। तो इसको लैटिन कह देंगे हम या लातिनी कहेंगे तो भी कोई अंतर नहीं है। जैसे हिंदी भी कहो एक ही बात है। तो उसमें है वो कुछ मानव के है वो हमें लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कुछ विशेषताएं, होमो से अपेक्षाकृत बड़ा होता, इनके जबड़े भी हैं वो थोड़े से बड़ी होते हैं, और फिर है वो इनके दांत है वो बड़े होते हैं। हाथों की दक्षता है वो सीमित थी, यानी इतने हाथ से वो मजबूत ये चीज़ों को पकड़ने में सक्षम नहीं थे, तो अपेक्षाकृत ये कमजोर थे। सीधे खड़े होकर ये चल नहीं सकते थे।
सीधे एकदम है वो सीधे होकर चले, होमो ये चलता था, ये नहीं चलता था। और ये अपना अधिक समय किस पर बिताते थे? पेड़ों के ऊपर बिताते थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो होमो से काफ़ी मात्रा के अंतर्गत भिन्न था। इस बात का आप है वो ध्यान रखिए। आगे है वो इनमें थोड़ा सा बारीक अंतर भी है वो आप देख लीजिए। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क बड़ा, इनका है वो छोटा था अपेक्षाकृत। जबड़े ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कैसे थे? भारी जबड़े हैं, तो उनके हैं वो अपेक्षाकृत हल्के थे। दांत इनके भी बड़े थे लेकिन उनके छोटे थे। फिर हाथों की दक्षता कैसी है इनकी? हाथों की दक्षता इनकी कमजोर थी। सीमित का मतलब आप कमजोर है, उतने ये सक्षम नहीं थे कि हर छोटी चीज को जैसे पकड़ ले। होमो तो है वो छोटी से छोटी चीज को, जैसे ये निब है इसका पिन, तो उसको तक है वो पकड़ लेता, लेकिन इनकी दक्षता है वो इतनी नहीं थी। फिर आपने देखा कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो अधिकतर समय कहाँ पर गुजारते थे? पेड़ों के ऊपर गुजारते थे। तो यहाँ दूसरा अंतर है वो आप देख लीजिए। इनके हाथों की दक्षता हमने कहा अच्छी थी, दांत वैसे छोटे, जबड़े हल्के और मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा। और ये सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आई कि इनमें है वो सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता थी। वे सीधे खड़े होकर नहीं चलते थे, इस श्रेणी के अंतर्गत चलते थे। तो सीधे खड़े होने की दक्षता होमो में निकल कर आई। इसलिए मैंने आपको होमो के 3 है वो भेद भी पीछे बताया कि होमो इरेक्टस है, होमो हेबिलिस और होमो सेपियंस। ठीक है, तो हम और आप है वो होमो सेपियंस के अंतर्गत आएंगे। फिर आधुनिक मानव के उत्पत्ति के बारे में 2 सिद्धांत जो मैंने अभी बताए थे, एक क्षेत्रीय निरंतरता का और दूसरा है प्रतिस्थापन। क्या कह रहा है? क्षेत्रीय निरंतरता का जो मॉडल कह रहा है, जिसमें कहा गया है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। मैंने अभी आपको उदाहरण देकर है वो पीछे समझाया। दूसरा प्रतिस्थापन मॉडल ने कहा कि मानव का उद्भव कहां पर हुआ? अफ्रीका में हुआ, और वह भिन्न भिन्न जगह के ऊपर है वो हुआ। क्षेत्रीय निरंतर ने कहा कि अलग अलग जगह के ऊपर, एशिया में अलग है मानव को देख लो, यहाँ का रंग रूप है। अफ्रीका के अंतर्गत है वो अलग है मानव, ठीक है। यूरोप के अंतर्गत अलग है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है वो अलग है। जबकि जो ये प्रतिस्थापन मॉडल कह रहा है कि नहीं, मानव का उद्भव तो अफ्रीका में ही हुआ है। कहां पर हुआ है? अफ्रीका में। लेकिन वो अफ्रीका से अलग अलग जगह पर जाने का काम हुआ है, अफ्रीका से अलग अलग जगह पर जाने का काम हुआ है। दैट्स ऑल। ये आपका है वो क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। आप इसको डायग्राम के रूप में भी देख लीजिए। यह आपका है क्षेत्रीय निरंतरता के मॉडल को देखिए। क्षेत्रीय निरंतरता के मॉडल ने कहा कि साहब जो मानव की उत्पत्ति है वो पर्टिकुलर जगह पर हुई, यूरोप के अंतर्गत अलग हुई, अफ्रीका में अलग हुई, एशिया के अंतर्गत अलग हुई। ये कौन कह रहा है? अलग अलग क्षेत्रों में हुई। जबकि जो प्रतिस्थापन मॉडल ने कहा कि नहीं, मानव की उत्पत्ति है वो तो एक ही जगह से हुई और एक ही जगह से अलग अलग जगह पर जाने का काम है वो मानव ने किया। यहाँ पर है वो अफ्रीका में इसका उद्भव हुआ और फिर है वो यूरोप में चला गया, एशिया में चला गया, और वहाँ का जैसा वातावरण रहा उसके मुताबिक मानव ढला। और ये आप देख लीजिए अफ्रीका से आगे किस श्रृंखला में है वो गया। तो ये एक स्थिति आपकी निकल कर आ गई। यहाँ पर आगे है वो हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो मानव के भोजन का तरीका। हम विकास क्रम हासिल कर रहे हैं और विकास के अंतिम स्तर पर आएंगे तो उस समय हमारे हाथ में है वो मोबाइल तक की टेक्नोलॉजी पर हम आएंगे। यानी इस तरह से है वो विकास की एक श्रृंखला चल रही है। तो क्या हुआ? जंगल में भटक रहे थे, कुछ नहीं कंकड़ पत्थर है वो करके फेंक रहे थे। उस समय है जंगल में ऐसे दौड़ रहे थे। 4 है वो दोनों हाथ और दोनों पैरों से चल रहे थे। सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता में अब विकास हुआ। हाथ है वो पहले कमजोर था, अब हाथ है वो मजबूत हुआ, और हाथ मजबूत हुआ तो क्या हुआ? हथियार है वो अब छोटे तरीके सूक्ष्म हथियार हम बनाना शुरू हो गए। तो अब बनाएंगे तो खाने की हमारी क्या स्थिति, उनके ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं। तो मानव के भोजन के तरीके है वो देखेंगे। आदि मानव यदि भोजन की बात क्या की जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो आदि मानव भोजन है वो संग्रहण से करता था। संग्रहण है यानी गैदरिंग करता था। उनको क्या करता था? एक ही जगह संग्रहित करके भोजन है वो करता था। अलग अलग जगह से कहीं से कंदमूल ले या कहीं से कुछ और चीज ले, पत्ते है वो देती करता था। तो ये स्थिति है। जैसे संग्रहण में क्या किया? मानव या तो बीजों का संग्रहण करता था, या फिर है वो गुठलियों का करता था, या फिर है वो बेर जो फल आते हैं एक तरह के उनसे है वो करता था संग्रहित, या फिर है वो फूल है वो लेता था, या फिर आप देखोगे कि किस तरह से अन्य जो चीज़ है आपकी कंदमूल है, तो कंदमूल भी है वो मानव खाता था। तो ये अलग अलग हैं वो हमारे तरीके थे मानव के संग्रह करने के। इनसे मानव अपना गुजारा करता था। एक बात। दूसरा है वो आपका स्केविंग यानी अपमार्जन। अपमार्जन यानी कोई जीव जंतु हैं वो मरे हुआ या सड़े हुए जीव जंतु, उनमें से कोई जीव है मरा हुआ है जानवर है, उसमें से है वो इस मानव ने मांस निकाल कर खाना शुरू कर दिया। तो मृत जीवों का है जो शरीर है उनसे जो भोजन के रूप में प्रयोग करना, कीड़े मकोड़े वगैरह ये। फिर है वो शिकार है, हंटिंग के रूप में है वो मानव शिकार करके अपना भोजन करता था।
जंगल में कोई जानवर है जो कि हमने कहा कि क्या हुआ, आविष्कार हुआ, तो बड़ा सा पत्थर उठा करके मार दिया, जानवर को मार करके है वो आपने खा लिया। विकास हुआ, क्या हुआ, अब आपने है वो पत्थर नहीं मारा, भाला मार दिया, और भाले को मार कर है वो आपने जानवर को मारा, और पहले कच्चा खाते थे, अब आग का आविष्कार हुआ तो आपने उसको पका कर खा लिया। ये तरीका हुआ विकास का। तो शिकार के द्वारा, और शिकार के जो प्यारे विद्यार्थियों हमें साक्ष्य मिलते हैं वो तकरीबन 5 लाख वर्ष पूर्व के हमें साक्ष्य मिलते हैं, और उसके बाकायदा हमें जो साक्ष्य मिले वो बॉक्स ग्रोव से मिले। दक्षिणी जो इंग्लैंड का क्षेत्र है वहां से जाकर बॉक्स ग्रोव एक जगह है, और जर्मनी में सोनीजन है, यहाँ से जाकर के हमें मानव के भोजन के साक्ष्य मिलते हैं। वो आपसे पूछा जाएगा कि मानव शिकार के रूप में है वो कैसे भोजन करता था, आपको शिकार के रूप में, इसके साक्ष्य हमें है वो दक्षिणी इंग्लैंड के बॉक्स ग्रोव और जर्मनी के सोनीजन से प्राप्त हुए। और फिर है वो फिशिंग से, यानी मछली पकड़ कर भी है वो मानव भोजन करने का काम है वो करा था। इस जो फोटो के अंतर्गत आप हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से है वो मानव शिकार को कुछ ले जा रहा है, उससे अपना भोजन है वो करेगा। ये जो मैप है इसके अंतर्गत आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको है वो बॉक्स ग्रोव बताया था। दक्षिणी इंग्लैंड का जो क्षेत्र, ये दक्षिणी, ये आपका यूनाइटेड किंगडम का है स्थिति है, और इसके अंतर्गत है वो हम देखेंगे ये बॉक्स ग्रोव है, और इस बॉक्स ग्रोव से हैं वो हमें शिकार के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? शिकार के। और कब मिलते हैं? तकरीबन है वो 5 लाख BCE में मिलते हैं। BCE प्यारे बच्चों, एक इतिहास में जो तारीखें हैं उसका एक हमारा निर्धारण चलता है। हम अक्सर हमेशा बोलते रहते हैं, एक बोलते हैं BC और एक बोलते हैं AD। क्योंकि मैंने BCE लिखा है तो इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो आप जानते हैं, सब कहोगे ईसा पूर्व। इसका एक फिक्स शब्द आप सभी ने पकड़ कर रखा है, ईसा पूर्व। हर कोई कहता है कि ईसा पूर्व, लेकिन आज वो ईसा पूर्व का अध्ययन करना रॉन्ग माना गया। आज इतिहास में हम नहीं पढ़ाते, इतिहास में आज पुराना ढर्रा चल रहा है ईसा पूर्व, दैट्स ऑल आपका गलत तरीका। तो क्या है? BCE कहा जाता है। BC यानी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के कालखंड को। चूंकि इतिहास में जो कालखंड है उसका यूरोपियन इतिहासकारों के द्वारा है वो निर्धारण किया गया। यूरोप के इतिहासकारों ने उसको अलग अलग रूप में विभाजित किया। जैसे कि एक बात को आप समझिए, भारत के इतिहास को पहले एक देख लो। जैसे भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास है तो भारत का इतिहास का 3 कालखंड में वर्गीकरण किया गया। जैसे एक प्राचीन भारत है, एक मध्यकालीन है और एक आधुनिक, ये वर्गीकरण। तो वैसे ही इतिहास में तारीखों का भी वर्गीकरण है। ये किसने किया? ये अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा, यूरोपियन इतिहासकारों के, वेस्टर्न के इतिहासकारों के द्वारा किया। पहला मानक था के साहब है वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, इसलिए ये बार बार BC शब्द चल रहे। और ये हैं वो AD यानी एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के समय से लेकर बाद का दौर, समय से लेकर बाद का दौर, वो समय से पूर्व और ये समय से बाद का दौर, यानी सन में चलता है मामला। ये कहां पर चलता है? ये आपका चलता है, अक्सर हम सामान्य पढ़ लेते हैं ईस्वी सन, ठीक है। लेकिन आज अब इसको हम कहा जाता है, इसको कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा। क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? यानी BC की जगह आप अब आगे पढ़ोगे ना हमेशा तो BC नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा से है वो आप पढ़ोगे इसको, इस बात का है वो आप हमेशा ध्यान रखो। तो तकरीबन 5 लाख BCE जो बिफोर कॉमन एरा में है वो उस समय शिकार के हमें साक्ष्य मिले। और कहां पर? ये बॉक्स ग्रोव से मिले। दूसरा जो हमारा एक और जो क्षेत्र है वो जर्मनी से है, और जर्मनी के अंतर्गत जो ये सोनीजन घाटी मैंने बताया था, जर्मनी में है वो सोनीजन से हमें मिला। सोनीजन से हमें शिकार के साक्ष्य मिले। तब आप कहोगे एक साहब मानव है वो शिकार के द्वारा अपना जीवन गुजारा करता था। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण निकल कर है। अब बात, मानव विकास हुआ, चलना फिरना शुरू हुआ, हथियार बनाना शिकार कर लिया, शिकार से पेट भी भरना सीख लिया। तो अब रहता कहाँ था? बंगले थे, झोंपड़ियाँ थी कच्ची, या फिर गुफाओं में रहता था। तो उसकी क्या साक्ष्य हमें मिले हैं? तो कुछ साक्ष्यों से ही तो पता चलेगा कि उस समय मानव ने क्या विकास किया। तो मानव के आवास की स्थिति के ऊपर बात करें। प्यारे विद्यार्थियों, मानव के आवास के बारे में हमें जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, एक हमें टेरा अमाटा है वो मिला है। टेरा अमाटा एक जगह है फ्रांस से, और वहां से जाकर के घास फूस की झोपड़ियों के कुछ साक्ष्य मिले।
और उनसे पुरातत्वविदों ने हैं वो निर्धारण करने का काम शुरू किया कि शायद है वो मानव घास फूस की झोंपड़ियों में निवास करता था, क्योंकि आज से पहले कोई बंगले तो हुआ करते नहीं थे, तो आखिर में झोंपड़ियों में ही रहेगा। तो यहाँ पर स्थिति आई कि मानव आवास के कुछ उदाहरण हैं वो हमें केन्या के किलाम्बो से मिलते हैं। केन्या देश है तो केन्या का जो एक जगह है किलाम्बो, तो किलाम्बो से है वो मानव आवास के साक्ष्य मिले। किलाम्बो से मानव आवास के साक्ष्य मिले और ओलोर जैसाइली से हैं वो खनन स्थलों के पास में बड़ी संख्या में सलक उपकरण और हस्त कुठार मिले। इससे साबित होता है कि यहाँ मानव निवास करता था। यानी एक तो केन्या के अंतर्गत किलाम्बो और दूसरा है ओलो जैसाइली। यहाँ से क्या मिले? यहाँ से मिले सलक उपकरण मिले, सलक उपकरण और हस्त कुठार। हस्त कुठार यानी एक तरह से हैं वो कुल्हाड़ी जैसे जो हथियार थे जो पत्थर से बने हुए थे, ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत हैं वो हुआ करते थे, ये हुआ करते थे। तो ये जो हथियार हुआ करते थे, या फिर वहां से जो हमें सल्क उपकरण है वो कुछ प्राप्त हुए हैं छोटे तरीके के। तो इससे ये साबित होता है जैसे कोई मकान बनेगा, तनिक कल्पना कीजिए मकान बन रहा है, तो मकान बनेगा तो उसके पास में कुछ है वो पत्थर, कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे, कुछ है वो उसमें कोई पत्थर है उसकी अच्छे तरह से उसको बनाया गया आकार देके तो छोटे छोटे टुकड़े भी मिलेंगे, कुछ उसके हैं वो गारे के, इनके भी ये अवशेष मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ से भी है वो कुछ हमें पत्थर मिले, तो उससे साबित होता है कि शायद यहाँ मानव है वो निवास किया करता था। एक और पूरा स्थल हमें मिला है दक्षिणी फ्रांस। दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर हमें क्या मिला है? टेरा अमाटा मिला। ये जो आप देख रहे हैं इस फोटो के अंतर्गत ये टेरा अमाटा है। ये क्या है? ये दक्षिणी फ्रांस में समुद्र तट पर है वो टेरा अमाटा। क्या है ये? टेरा अमाटा। तो टेरा अमाटा से क्या मिली है? कच्ची है वो आप झोंपड़ी, घास फूस की है वो झोंपड़ी मिली, तो लकड़ी की और घास फूस की छत वाली एक कमजोर झोंपड़ियां मिली, जिससे यह साबित होता है कि यहाँ के लोग मौसमी प्रवास किया करते थे। और केन्या के अंतर्गत है वो चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्थित हैं वो स्वार्ट कंस में भी है। स्वार्ट कंस में पत्थर के औजारों के साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि मानव आवास यहाँ पर हुआ करते थे। पुनः है वो मैप के ऊपर हम आएंगे किस तरह से है वो बात की गई। ये आप देख रहे हैं ये फ्रांस का, ये टेरा अमाटा दक्षिणी, हमने कहा था कि फ्रांस के समुद्र तट पर है, फ्रांस के दक्षिण में समुद्र तट पर हमें टेरा अमाटा है वो मिली, जो किसके साक्ष्य बता रहे हैं? जो बता रहे हैं कि मानव है वो उस समय कच्ची झोंपड़ियों में रहता था और मौसम के अनुसार प्रवास करता था। मौसम जैसे बारिश का मौसम है या फिर शीत ऋतु का मौसम है तो उस समय अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था। फिर है वो आप देखोगे कि ये अल्टामीरा स्पेन है, ये जो आप देख रहे हो ये स्पेन देश है और स्पेन के अंतर्गत है। यहाँ पर गुफाएं हैं, अल्टामीरा की गुफा, ये जो देख रहे हैं ये अल्टामीरा की गुफा है। अल्टामीरा की गुफा है और अल्टामीरा की गुफा में भी मानव रहते थे और उसके साथ से अल्टामीरा की गुफा में बहुत सी चित्रकारियां हैं वो मिली। मैं आपको आगे जाके है वो फोटो बताऊंगा, उसमें है वो बात की गई कि अल्टामीरा की जो गुफा है उससे हमें कुछ चित्रकारियां मिली है और उस चित्रकारियों से साबित होता है कि साहब है वो मानव की ये स्थिति थी। ये देख लीजिए आप, ये स्पेन का अल्टामीरा है और अल्टामीरा की एक गुफा है, इस गुफा से एक चित्र मिला। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर एक बेल का है वो एक चित्र है, एक बेल का जो ये एक चित्र है वो बना हुआ है इस तरह की श्रृंखला के अंतर्गत। तो इस बेल के चित्र को आप देखो, तब से ये भाई चित्र हम रह रहे हैं, जिस रूम में रहे वहाँ पर हमने कुछ न कुछ चित्र बना दिए, किसी के हैं, कोई है वो मानचित्र लगाया पढ़ने वाला व्यक्ति था, कोई है वो अन्य तरह के मिजाज का व्यक्ति था, तो कोई दूसरा फोटो उसके ऊपर इस तरह के आकार करके हैं वो बना दिया गया। तो ये क्या हुआ? वो आपने आवास वहाँ रह रही थी इसलिए आपने चित्रकारी की। तो मानव भी गुफाओं में रहता था इसलिए वहाँ पर कुछ चित्रकारियाँ मिली, उससे पता चलता है कि मानव का निवास है वो गुफाओं के अंतर्गत होता है। आदि मानव गुफाओं में रहता, स्पेन से भी मिली है और हमारे यहाँ भारत में भी आप देखोगे तो भीमबेटका की गुफा मिली है। भीमबेटका आपसे पूछा जाएगा भारत में है वो कहां से मानव आवास के साक्ष्य मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं से। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमारी। पुनः है वो हम उस मुद्दे के ऊपर बनेंगे किस तरह की है वो मानव आवास की स्थिति थी। तो ये अल्टामीरा की जो गुफा स्पेन है
वहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं जाकर के। तो ये मानव आवास को है वो बताने का काम आपके यहीं से हुआ। तो ये मानव आवास की एक स्थिति रही। फिर आप देखोगे कि चेक गणराज्य में भी है वो हमें मिलता है, नियंडरथल से भी है वो मिलता है, हाइडलबर्ग यहाँ से हमें है वो आगे जाकर कुछ साक्ष्य मिलते हैं। हाइडलबर्ग के साक्ष्य जर्मनी के अंतर्गत हैं, वो आदि मानव के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोलनी वोस्तोनाइज फ्रेंड मास्टी चेक गणराज्य यहाँ से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, आगे जाकर मानव के शिकार के साक्ष्य मिलेंगे। तो ये तो हो गया था। अब है वो बात मानव के औजारों की कर लेते हैं। यानी मानव ने क्या किया, विकास किया, खाद्यान्नों की स्थिति क्या थी, आवास की स्थिति क्या थी, तो अब उसके औजार कैसे थे। तनिक विचार कीजिए प्यारे बच्चों कि मानव के आदि मानव था, तो आदि मानव थे तो उनके औजार भी आदिम श्रेणी के थे। आदिम श्रेणी के औजार थे तो किसके थे, पत्थर के थे। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके जानवरों को मारने का ये काम कर रहा था, ताकि है वो उससे उनको अपना शिकार प्राप्त हो या रक्षा करनी है। तो फिर है वो बड़े पत्थर है, वो आप देख रहे हो गुफा के अंतर्गत है, बाहर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, मानव आग के बीच में बैठा है। तो ये भी क्या अपने आप को बचाने के तरीके हुए। तो औजार उस समय उनके कैसे थे मानव के, उनके हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो प्रारंभिक मानव के औजारों की स्थिति है। प्रारंभिक मानव ने पत्थर के बड़े श्रेणी के औजार बनाने शुरू किए, और पत्थर के औजार बनाने के सबसे जो प्राचीन हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो इथोपिया और केन्या के स्थलों से मिलते हैं। और संभवतः यहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार आया, और अब मानव ने फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान जैसे हथियार बनाए। कुछ अन्य उदाहरण भी हमें मिलते हैं, जैसे समूरदार जानवरों को है वो पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल को है वो कपड़े की तरह सील कर क्या करना, पहनना, क्योंकि जींस पैंट तो उस समय हुआ करती नहीं थी। और तो सीलने के लिए हमें है वो क्या चाहिए, सीलने के लिए हमें है वो तलवार चाहिए। यानी कोई वस्त्र है उसको सीलना है तो फिर हमें तलवार चाहिए। तो तलवार नहीं, उसकी जगह किसकी आवश्यकता, सुई की। तो मानव ने किसकी, सुई का है वो आविष्कार करने का काम हुआ। तो ये इन कपड़ों को सीलने के लिए सबसे पहला जो प्रमाण है वो भी 21,000 वर्ष पूर्व सुई का आविष्कार हुआ। सैनी है, छोटे छोटे औजार बनाने की तकनीकी भी शुरू हुई, जिससे नुकीली ब्लेडों से हड्डी है, सींग है, हाथी दांत है, लकड़ी पर नक्काशी करना कुदेरना आसान हुआ। तो सुई का जो आविष्कार हुआ वो भी 21,000 वर्ष पूर्व हुआ, 21,000 BC सुई का आविष्कार हुआ। सुई का आविष्कार हुआ। सैनी क्या होती है, सैनी थोड़ा आपने अक्सर सुना होगा। सैनी सैनी एक इस तरह का होता है, लोहे का होता है, आप देखोगे तो, और आगे से ये है वो इस तरह की नुकीली धार होती है, इसकी नुकीली धार होती है, और इसके ऊपर है वो हथौड़े से वार किया जाता है। क्या किया जाता है, हथौड़े से वार किया जाता है, ताकि किसी चीज को यदि तोड़ना है तो उसको तोड़ा जाता था। जैसे इस तरह की संरचना, ये आगे से नुकीला और फिर पत्थर के ऊपर मार कर इसको मारते तो उसको तोड़ने का काम। तो सैनी का भी आविष्कार हुआ, और उसके जो हमें साक्ष्य मिले वो इथोपिया और कहाँ से मिले, केन्या से वो मिले। और साथ साथ में ब्लेडों का भी इस समय छोटी छोटी पतली परत है लोहे की, उनसे ब्लेड बनाई गई, ताकि क्या करे, हाथी दांत के ऊपर नक्काशी करने का है वो काम करे, या किसी चीज को कुदेरना है, या जो चमड़ी है उसको साफ करने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ी। तो इस समय है कि मानव ने पत्थर के औजार बनाए, फिर लोहे के औजार बनाए, सैनी है, हथौड़ा जैसे औजार हैं, सुई का आविष्कार जाकर मानव ने किया। तो ये मानव की स्थिति निकल कर आई हमारी। फिर मानव के कम्युनिकेशन का सोर्स क्या था, औजार भी आ गया। अब मानव है वो किस तरह से भाषा का विकास हुआ, मानव ने किस तरह से है वो लैंग्वेज का डेवलप हुआ, अपने मन के भावों को व्यक्त करने हेतु मानव ने किस तरह से वो काम किया। प्यारे विद्यार्थियों, हमने बात की थी शुरू में कि मानव ने है वो किस तरह से भाषा का विकास किया। तो कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव के लिए भाषा आवश्यक है। तो प्रारंभिक भाषा का जो विकास है वो तकरीबन 20 लाख वर्ष पूर्व है वो मानव ने किया। प्रारंभिक भाषा का विकास कब किया, 20 लाख वर्ष पूर्व है वो मानव ने प्रारंभ में भाषा का विकास किया। आपसे पूछा जाता है, ये फैक्ट है, ये पूछा जाता है कई बार कि भाषा का विकास कब से माना जाता है मानव, तो 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने है वो भाषा का विकास किया। फिर हम देखेंगे कि तकरीबन 2 लाख वर्ष पूर्व है वो स्वर तंत्र का विकास हुआ। यानी 2 लाख वर्ष पूर्व किसका हुआ, स्वर तंत्र का, स्वर तंत्र।
2 लाख वर्ष पूर्व किसका विकास हुआ? स्वर तंत्र का हुआ। ये जो स्वर तंत्र, यहाँ से हम स्वर किस तरह से है वो निकलते हैं उनके बारे में, आ इस तरह के जो ये स्वर हैं, तो उन स्वर तंत्र का विकास है वो 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। आधुनिक भाषाएं एवं कला की जो विकास है वो तकरीबन 40 से लेकर के हैं, वो कब हुआ? 35,000 वर्ष पूर्व हैं, वो आधुनिक भाषा और कला का विकास हुआ। यानी वर्तमान में किस तरह की आधुनिक भाषा का मतलब क्या हुआ? आधुनिक भाषा का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक भाषा के अपने जो मात्राएं होती हैं, जो मानक होता है, उनका विकास तकरीबन 35 से 35,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। ये तथ्य आप याद रखो, ये पूछा जाता है विभिन्न जगहों पर। अब जो ये भाषा है, तो इन भाषा का आपको कैसे पता चला? भाषा का इस तरह से पता चला कि मानव ने है वो चित्रकारी शुरू की और गुफाओं में चित्रकार बनाए। आपको मैं बताऊंगा, ये जो स्पेन की अल्टामिरा की गुफा है, यह आप देख रहे हैं, यहाँ जो एक ये बेल की जो चित्रकारी बनाई गई, वहां पर आप देखोगे कि उस गुफा में चित्रकारी बनाई गई और आज से लेकर अभी तक हजारों लाखों वर्षों से अब तक अस्तित्व में। इसका मतलब ये हुआ कि मानव अपने मन के भावों को, जो विचार थे, उनको माध्यम व्यक्त किया चित्रकारी के माध्यम से। तो इससे मतलब हुआ कि मानव ने भाषा का विकास किया और चित्रकारी से है वो बात प्रकट होती है। और उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? अल्टामिरा की गुफा से चित्रकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आधुनिक भाषा एवं कला का विकास है, क्योंकि इसमें भाषा और कला दोनों ही बात आई हुई, इस बात का आप ध्यान रखो। तो चित्रकारी करना क्या है? कला है। जैसे भवन निर्माण, वास्तु कला, उस तरह से चित्रकला है। संगीत हम गाते हैं तो वो संगीत कला है। तो भाषा और कला दोनों साथ में जुड़ी हुई। भाषा और कला का विकास साथ साथ में होकर हुआ है कि भावों को प्रकट किया तो आपने चित्र बनाया, तो चित्र बनाया तो वो आपकी क्या हो गई? कला हो गई। तो ये एक बात निकल कर आई कि मानव ने है वो तकरीबन चित्रकारियां हैं वो तकरीबन 35 से 40,000 वर्ष पूर्व की। और उसके हमें जो साक्ष्य मिले वो फ्रांस के अंतर्गत लेस कॉक्स और सोवे की गुफाओं से हमें मिले। और स्पेन में अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां प्राप्त हुई, जो तकरीबन लगभग 30 से 12,000 साल पहले बनाई गई, जो एक तरह से मानव के संचार करने के तरीके, यानी अपने भावों को प्रकट करने का तरीके के रूप में सामने आई। यानी आप देख रहे हो कि मानव ने क्या किया? भाषा भावों को प्रकट करना। भावों को प्रकट कैसे करो? बोल के करो या लिख के करो। लिख के करो तो किसी को पत्र लिख रहे हो, तो पत्र लिख रहा हो, तो उस समय तो पत्र था नहीं, उस समय तो कागज था नहीं। तो क्या किया मानव ने? जहां पर रह रहा था, जिस पहाड़ जो गुफा में, वहां उसके ऊपर चित्रकारी करनी है वो शुरू कर ली, क्योंकि हथियारों का है वो, मैंने कहा औजारों का आविष्कार हो चुका था। तो इसके कारण मानव ने चित्रकारी प्रारंभ की। और उसके जो हमें साक्ष्य मिले वो लेस्कॉक से है या सोवे की गुफाओं से है, वो जाकर हमें साक्ष्य मिले। आप आ जाइए पुनः मानचित्र के अंतर्गत, मानचित्र में है वो देख लीजिए। यहाँ आइए, ये आप जो देख रहे हैं लेस्कॉक्स, इस लेस्कॉक्स से है वो भाषा के और चित्रकारी के साथ कला के मिले। भाषा और कला यानी चित्रकला। यह जो मैंने बताया था, ये अल्टामिरा की गुफा स्पेन के अंदर, अल्टामिरा की गुफा चित्रकारी मिली, चित्रकारी है वो मिली। किसका प्रमाण है? भाषा और कला का। भाव व्यक्त करोगे तो चित्रकारी कला है और भाव व्यक्त चित्र के रूप में की, तो उसके हमें है वो जाकर साक्ष्य मिले। यहाँ सोवे से भी है वो हमें जाकर के साक्ष्य मिले चित्रकारी और भाषा के। तो इसलिए भाषा का मसला था, उसका हमने निराकरण यहाँ पर जाकर के हुआ कि मानव में है वो भाषा का विकास हो चुका था। स्वर तंत्र का विकास है वो तकरीबन 2 लाख वर्ष पर हुआ, और जो भाषा है आदिम रूप में 20 लाख पूर्व जाकर के आई, और चित्रकारियाँ है वो 30 से 12,000 साल पहले आई, जो मानव अपने भावों को प्रकट करने का काम है वो किया। फिर वही एक अल्टामिरा का जो उदाहरण दिया हुआ है कि अल्टामिरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? स्पेन के अंतर्गत। अल्टामिरा की गुफा की विशेषता, अल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है, गुहा स्थल है, और गुफा इसकी छत पर है वो बने चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी चित्रकारियों में रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई पेस्ट की का इस्तेमाल किया गया है, और ये चित्रकारियाँ बहुत ही पुरानी परंतु देखने में ये आधुनिक लगती हैं, जिस पर पुरातत्वविद भी विश्वास नहीं कर सकते। यानी आप देखोगे कि मानव ने उस समय ये जैसे एक गुफा है और इस गुफा की एक छत में वहाँ उसमें जो छेनी है उससे कुरेद करके हैं उसमें चित्रकारी की, और चित्रकारी में इस तरह की जो लेई पेस्ट की, इस तरह का जो पदार्थ उसमें पेस्ट किया, चूंकि उस समय तो कलर हुआ करते नहीं थे, तो ऐसी चीज उसमें कुदेर कर भरी है जो आज भी
वर्तमान स्वरूप में ऐसा हमें लग रहा है कि ये चित्रकारी है वो अभी ही कोई 15 मिनट पहले करके गया है, अभी ये सूखी भी नहीं, इस तरह की। जबकि यदि कालखंड देखा जाए तो लाखों वर्ष पुरानी उसी रूप में पड़ी। यानी क्या, ये मानव की उस समय की भाषा और कला के उत्कृष्ट विकास का प्रमाण है, वो हमें मिला अल्टामिरा से। ये लेक्चरर के अंतर्गत सवाल पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में कि मानव की है वो भाषा और कला के विकास के रूप में कहां से साक्ष्य मिले, अल्टामिरा की गुफा में। प्राचीन चित्रकारियां हैं वो अल्टामिरा की गुफा से मिले। तो ये अल्टामिरा की गुफा से ही हमें भाषा के और कला के साक्ष्य मिले, और प्राचीनतम चित्रकारियां हैं वो अल्टामिरा से मिली। अब भारत के संदर्भ में है वो कहां से मिली, तो भारत के संदर्भ में हमारे जो साक्ष्य मिलते हैं वो भीमबेटका से मिलते हैं। मैंने अभी यहाँ लिखा था कि भीमबेटका की जो गुफाएं मध्य प्रदेश से, वहां पर हमें प्राचीन चित्रकारियां मिलती है। स्पेन से हैं जो ये अल्टामिरा, इससे पुरानी है वो मिलती है। यानी भारत में इतनी पुरानी है वो मानव भाषा और कला का विकास जानता था, चित्रकारी इतने उत्कृष्ट नमूने की है वो की है। तो ये अल्टामिरा की गुफा जो कला और भाषा के विकास का सूचक थी। फिर है वो एक शिकारी समूह की बात करेंगे। एक मानव है वो भोजन कर रहा था, तो वहाँ एक शिकारी समूह आज भी देखा गया, उसके साक्ष्य आज भी है, हादजा समूह। भारत में क्या कोई ऐसा शिकारी समूह है, कभी आपने सोचा? तो आप कहोगे कि हाँ सर, हमारी जो इंडियन सोसाइटी में है वो भी ऐसे वर्ग हैं जो शिकार के ऊपर निर्भर है। जैसे आदिवासी जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं तो वहाँ है वो जंगली जानवर हैं, उनका शिकार करके अपना भोजन करते हैं, या फिर कंदमूल खा करके हैं वो भोजन करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा का ऐसा एक हादजा समूह है। ये हादजा समूह है, इसको आप हैं वो हदजा नहीं पढ़े, हादजा है। हादजा शिकारी समूह है, यानी शिकारी समुदाय, जो कि हंटर गैदरिंग सोसाइटियां हैं वो विश्व के अलग अलग भागों में देखी जा सकती है। भारत में आदिवासी जनजातियां, पूर्वोत्तर में आप देखोगे तो जनजातियां हैं। तो उसी तरह से हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, वहाँ भी आदिवासी क्षेत्र रहने का काम कर रहे हैं। तो आप है वो अन्य भूभाग में देखोगे, जैसे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में भी आदिवासियां हैं वो रहने का काम कर रहे हैं। यानी हमारे पूरे भारत में है वो अलग अलग जगह पर आदिवासियां मिलती है। ऐसी दक्षिण अफ्रीका में आदिवासियां आज भी जो आदिम जनजातियां वो रह रही, शिकार के ऊपर निर्भर है। तो शिकार है वो लंबे समय तक ये जो सोसाइटियां थी, शिकारी संग्राहक समुदाय थे, उसका एक उदाहरण दिया हुआ। आदजा समूह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह। शिकारी और संग्राहक यानी भोजन के लिए सामग्री को एकत्रित करने वाली सोसाइटी। ये कहां पर रह रहे हैं? ये लेक ईआईसी खारे पानी की विभ्रंश घाटी में है, वो दक्षिण अफ्रीका में बनी है, उसके किनारे है वो रहते थे। ये लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका क्या करते हैं? मांस खाते हैं। आदजा लोग जमीन एवं उसके संसाधनों पर अपना अधिकार भी हैं वो नहीं जताते हैं। इनके पास शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद ये लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली जो साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः इनके लिए भोजन का 80% भाग है वो वनस्पति से आता है। यानी हादजा जो समूह है, शिकारी समूह, ये कहाँ पर रह रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत विभ्रंश घाटी के किनारे रह रहे हैं, लेक ईआईसी के किनारे। और वहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि अपने जानवरों को कहाँ आप है वो नदी के किनारे जहाँ पर पानी भी मिलेगा पीने के लिए जानवरों को, वहाँ पर है वो घास फूस भी मिलेगा, तो जानवरों को लेकर रहते हैं। और 20% आज भी ये जानवरों के शिकार पर निर्भर है। हाथी को छोड़ करके सभी जीवों का ये शिकार करते हैं, लेकिन 80% है वो अपना जो एक शाकाहारी प्रवृत्ति की, जैसे साग सब्जियां या फल है कंदमूल, उनसे गुजारा करते हैं। तो इसलिए कहेंगे कि प्राचीन काल में है आदि मानव शिकार से अपना भोजन है वो करने का काम करा, और उसके साक्ष्य हमें हादजा समूह से प्राप्त होता है। वो आज भी शिकार के ऊपर निर्भर हैं। ये जो आप चित्र है वो देख रहे हैं इस समूह के। फिर आगे बढ़ेंगे। शिकारी संग्राहक समाज, यानी ये समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में है वो लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना। यानी एक शिकारी संग्राहक समाज का क्या मतलब है भाई? शिकारी संग्राहक, शिकारी है तो क्या करेगा? शिकार करके अपना भोजन करेगा। लेकिन समाज है तो वो क्या करेगा? समाज का व्यवसाय होता है। जैसे हमने कहा कि कोई सोनार है तो सोनार इसलिए कि उसका व्यवसाय सोने का, कोई लोहार इसलिए कि उसका व्यवसाय लोहार का। तो ये भी सोसाइटियाँ थी शिकारी संग्राहक, जो हंटर गैदरिंग सोसाइटियाँ इनको कहा जाता है। और ये शिकार अपना भोजन भरने के साथ साथ में व्यापार विनिमय भी करते थे। किसी दूसरे से काम पड़ा तो उसको कह दिया भाई ले मैं तुम्हें ये शिकार का ये खाद्य सामग्री दूंगा, मुझे है वो ये चीज़ दे। तो इस तरह से आर्थिक विनिमय व्यापार करने का काम भी ये शिकार के रूप में करते थे, इसलिए इनको है वो हंटर गैदरिंग सोसाइटियाँ कहा जाता है। कुछ आपके टेक्निकल वर्ड है, जैसे एक प्राइमेट है।
प्राइमेट स्तनपाई प्राणियों के एक से एक अधिक बड़ा समूह होता है, इसमें वानर, लंगूर और मानव है। तो प्राइमेट शब्द आते आप क्या करोगे, उसका प्राइवेट कभी भी मत करना, प्राइवेट निजी, ये प्राइमेट है। तो प्राइमेट है तो क्या है, ये वानरों का समूह है जिसमें जो लंगूर है, वानर है, ये रहते हैं और स्तनपाई प्राणी होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये प्राइमेट है, ये क्या है आपके प्राइमेट है, यानी स्तनपाई जो जानवर हैं उनका समूह। आगे हैं वो एक और टेक्निकल वर्ड आपका आता है, बार बार शब्द है जीनस। तो इन शब्दों को अभी आप है वो लास्ट में कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आप पूरे चैप्टर में चीज़ें आई तो ये समझ में आ गई जीनस का मतलब किससे है, वंश से लिया गया है। तो हिंदी में वंश शब्द के लिए प्रयोग करता है। जैसे अक्सर कहते हैं ये बच्चा बहुत ही जीनियस है, तो जीनियस यानी उसके जो आनुवांशिक लक्षण वंश के रूप में उसकी बुद्धिमत्ता उसको प्राप्त हुई, तो वंश को बताता है जीन शब्द है वो बता रहे। एक आया अपमार्जन। अपमार्जन का इसका अर्थ होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना या भक्षण करना। जैसे कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है तो जो अपमार्जक, एक अपमार्जनर, एक अपमार्जक, अपमार्जन यानी कोई त्यागी हुई वस्तु है और अपमार्जक है वो उसको नष्ट करने का काम है वो करते हैं। यानी छोटे जो कीड़े मकोड़े जीव हैं वो किसी मांस को या जीव जंतु को उसको नष्ट करते हैं तो वो उसका क्या कर रहे हैं, अपमार्जन है वो कहलाता है। तो त्यागी हुई वस्तु का साफ सफाई करना। एक शब्द आया जीवाश्म, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हमें बड़ी खोपड़ी मिली, तो वो क्या है, जीवाश्म है। यानी एक तरह से है वो इतिहास के जो अध्ययन में है वो जीवाश्मों का बड़ा रोल होता है। उससे हम क्या करते हैं, काल का निर्धारण करते हैं। जीवाश्मों से ही इतिहास के अंतर्गत किसी भी वस्तु का क्या करेंगे, समय निर्धारण करेंगे। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि जीवाश्मों का क्या महत्व है कि जीवाश्म में किसी का क्या करेंगे, समय निर्धारण करेंगे। और समय का निर्धारण है वो किससे होता है, समय के निर्धारण एक होता है कार्बन 14। क्या नाम है इसका, कार्बन 14। कार्बन 14 इसको डेंटिंग पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंटिंग पद्धति। इसके द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। तो इतिहास के विद्यार्थी के नाते आपको ज्ञान जरूरी है कि समय का निर्धारण है वो कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। और कार्बन 14 से कैसे, जीवाश्मों से करोगे। किससे करोगे, जीवाश्म। कोई जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो नष्ट हो गए, उनके जो अवशेष मिलते हैं उसमें कार्बन की मात्रा होती है और कार्बन की मात्रा लंबे समय अवधि में नष्ट होती भी नहीं। कोई भी चीज है तो उसमें कार्बन की मात्रा आवश्यक, और वो कार्बन की मात्रा लाखों वर्षों तक समाप्त नहीं होती है। तो फिर है वो क्या करेंगे, जो पुरातत्वविद है, वैज्ञानिक है, वो उनका अध्ययन करेंगे, समय का निर्धारण करेंगे। तो जीवाश्म पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में है वो पड़े रहते हैं। जीवाश्म है वो कहलाता है। तो ये जीवाश्म है, आप देख रहे हैं जैसे ये जीवाश्म है, ये डायनासोर का है वो जीवाश्म आपको दिख रहा है। यानी किस तरह से उसकी हड्डियों का ये कंकाल बना हुआ दिख रहा है। यानी क्या हुआ, वो मर गया और जमीन के अंतर्गत है वो धंस गया, लेकिन लंबे समय बाद में है वो वापस उसकी खुदाई की तो उसका वो शरीर का पूरा ढांचा है वो उसमें मिला। तो उसके द्वारा है वो पुरातत्वविद, वैज्ञानिक है, पूरा वैज्ञानिक है, प्राणी वैज्ञानिक है, वो उनका अध्ययन करके समय निर्धारण करते हैं कार्बन डेंटिंग पद्धति सी कार्बन 14 से। तो ये आपका टेक्निकल वर्ड है। एक शब्द हमने प्रजाति, बार बार शब्द आया प्रजाति या स्पीसीज, जिसको कहा गया है जीवों का एक समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर क्या करते हैं, बच्चे हैं वो पैदा करते हैं और ये बच्चे भी आगे प्रजनन करके संतान उत्पत्ति करते हैं। तो प्रजाति विशेष यानी जिसमें नर और मादा होंगे और वे आगे जाकर क्या कर, वे संतान उत्पन्न करते हैं, उनसे उत्पन्न संतान भी आगे जाकर संतान उत्पन्न करती है। तो ये प्रजाति भी एक विशेषता है। एक शब्द आपका आया था हिम युग का प्रारंभ है वो किस तरह से हुआ। यानी एक समय ऐसा था जब है वो पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर बर्फ की परत थी, यानी सारा का सारा बर्फ के बड़े पहाड़ थे। लेकिन वह हिम युग है वो आगे जाकर के है वो क्या हुआ, यानी टेम्परेचर है वो बढ़ा, तापमान बढ़ा, जलवायु में परिवर्तन हुआ तो बर्फ पिघलनी शुरू हुई। बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो किस तरह से हैं वो नदियों की, समुद्रों की ये स्थिति पनपी। तो हिम युग जो है वो तकरीबन 50 लाख वर्ष पूर्व है वो प्रारंभ हुआ। हिम युग का जो आरंभ है वो माना जाता है तकरीबन आपका कब से माना जाता है, वो 50 लाख है वो वर्ष पूर्व माना जाता है। तो 25 लाख वर्ष पूर्व है वो आपका हिम युग आरंभ हो चुका था। इस तारीख को आप है वो विशेष ध्यान रखना। 25 लाख है वो BC, ठीक है। तो इससे पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन हुआ और इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग है वो बर्फ से ढक गए और इसमें जलवायु और वनस्पति की स्थिति भी है वो बड़ी परिवर्तन आए। तापमान
और वर्षा में है वो कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास का मैदान का क्षेत्रफल भी है वो बढ़ी है, चूंकि बर्फीला क्षेत्र था। और फिर घास होगी तो बर्फीले क्षेत्र वाली है वो घास होगी टुंड्रा वनस्पति, जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ठंडे क्षेत्र में जो वनस्पति होती है ना, उसको एक तरह से है वो कहा जाता है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा है वो वनस्पति कहा जाता है। तो टुंड्रा वनस्पति है वो इस हिमयुग में जाकर के हैं वो पनपने का काम हुआ। तो ये हिमयुग आपसे पूछा जाएगा, एक ये फैक्ट है कि हिमयुग का है वो प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आप कहोगे तकरीबन 25 लाख वर्ष पूर्व। फिर इसका अंत है वो कैसे हुआ, तो लगभग 13,000 वर्ष पहले हुआ। लगभग 13,000 वर्ष पहले है वो इस हिमयुग का क्या हुआ, अंत हुआ, और जिससे मनुष्य में अनेक परिवर्तन है वो आए, जैसे खेती करना है, वो पशुपालन है वो करना है इत्यादि। तो हिमयुग का प्रारंभ 25 लाख वर्ष पूर्व और अंत 13,000 वर्ष पूर्व हुआ। तो क्या हुआ कि खेती का काम शुरू हुआ, पशुपालन, चूंकि खेती करोगे तो क्या होगा, फसल उत्पन्न करो, फसल उत्पन्न करोगे तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, आपको टेम्परेचर की होगी। तापमान जब तक है वो जलवायु जो प्रत्येक फसल की अपने निर्धारित होती है, वो तापमान नहीं मिला तो वो पौधा पनप नहीं पाएगा। तो इसलिए ये हिमयुग का अंत हुआ। तो उसके बाद में है वो जीवन में बदलाव आया, मानव में खेती करना प्रारंभ हुआ, पशुपालन हुआ, उसकी आवास की संरचना में है वो सारा का सारा बदलाव आया। यानी मानव के विकास का क्रम है वो हिमयुग के बाद में और भी तीव्र गति से मानव ने इसमें विकास दर है वो हासिल की। तो ये टेक्निकल कुछ वर्ड था। कुछ एक आपके हैं वो उसमें इस जो आविष्कार हुए थे वो कब कब हुए थे वो आपसे अक्सर है वो पूछा जाता है। तो इसमें हालांकि आपको है वो कुछ जो मैं इसमें राइट चिन्ह लगाऊं वही आपको याद करना, बाकी चीज़ याद नहीं करनी। पूरे तारीखें कभी भी इतिहास में याद है वो नहीं की जाती। तारीखें हैं वो हमारे समझने के लिए आवश्यक है। हर तारीख को रटना है वो संभव नहीं होता है, कोई भी इतिहासकार भी नहीं पढ़ सकता, तो आप लोग तो है वो करना मुमकिन भी नहीं। देखिए कुछ है वो समय कि दफनाने की प्रथा की जो हमें सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये आपके 3 लाख वर्ष पूर्व हैं वो दफनाने के साक्ष्य हैं वो मिल गए थे। ठीक है, फिर है वो होमो इरेक्टस का लोप 2 लाख पूर्व। स्वर तंत्र का विकास कब हुआ, ये महत्वपूर्ण है, वो आपसे सन पूछा जा सकता है, तो 2 लाख वर्ष पूर्व। नर्मदा घाटी भारत में आद्य होमोसेपियंस की खोपड़ी है वो काफी महत्वपूर्ण, 2 लाख से लेकर के 1,30,000 वर्ष पूर्व है वो, ये काफी महत्वपूर्ण सन है वो। इसको आप अच्छे तरह से है वो कर लेना कि भारत के अंतर्गत हैं वो होमोसेपियंस की खोपड़ी मिली, जो साक्ष्य मिलते हैं वो 2 लाख से लेकर के 1.5 लाख यानी तकरीबन 1,30,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस के हमें साक्ष्य मिलते हैं। यानी भारत में इस समय है वो मानव का विकास उच्च श्रृंखला में हुआ। फिर है वो आधुनिक मानव का उदय, वही मैंने शुरू में तारीख बताई थी कि कब हुआ था, 1,60,000 वर्ष पूर्व। तो 1,95 से लेकर के 1,60। निएंडरथल घाटी में है वो मानव का 1,30,000। चूल्हों के बारे में सबसे पहला जो साक्ष्य चूल्हे जलाने आग का जो ये साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पूर्व हुआ। फिर है वो आप देखोगे कि निएंडरथल में मानव का लोप 35,000 हुआ। आग में पकाई गई है वो चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों के साक्ष्य हैं वो 27,000 वर्ष पूर्व हैं। वो हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, आग में जो चिकनी मिट्टी को बना करके हैं जो बर्तन बनाने की साक्ष्य वो 27,000। और सुई का आविष्कार है वो कब होता है, तकरीबन 21,000 वर्ष पूर्व हमें जाकर के सुई के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे मानव ने विकास क्रम हासिल किया कि अब वस्त्र हैं वो पहनना शुरू हुआ। चूंकि प्रारंभ में क्या था, जैसे गया मानव तो वो पेड़ पौधों से कुछ भी वनस्पति या जो पत्ते थे उनको है वो अपने शरीर के ऊपर लपेट लिया। लेकिन अब सुई का आविष्कार हुआ तो उसने क्या किया कि जो जानवरों की खाल थी उन जानवरों की खाल को है वो सुई से सेल कर है वो पहनना शुरू कर लिया। तो ये क्या एक मानव ने विकास किया कि जब है वो टेक्नोलॉजी तकनीकी का प्रारंभ है वो होता जाकर के आपके 21,000 वर्ष पूर्व, ये मानव के विकास का एक है वो बड़ा दौर रहा। इस प्रकार जो मोटे तौर पर हमारी जो आज की जो क्लास में हुई वो हमने मानव के एक विकास के पूरे काल खंड को है वो समेटा। 6 लाख जो वर्ष पूर्व से लेकर के हैं वो किस तरह से हम 3,000 ईसा पूर्व तक के समय को हमने है वो पकड़ा और मानव को एक सामान्य वे से हमने है वो उसकी विकास की उच्च श्रृंखला के ऊपर लेकर आए कि किस तरह से पत्थर है वो फेंक कर कराता, किस तरह से सुई तक का आविष्कार है वो मानव ने किया। सुई का यानी सूक्ष्म और वह उस समय पत्थर यानी मोटे स्थूल, इतना बड़ा है वो गैप था मानव विकास का दृष्टिकोण। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आज की हमने जो क्लास थी उसमें मानव
मानव का एक मंदिर से लेकर के हैं वो वर्तमान होमो सेपियंस आधुनिक प्राज्ञ मानव आपके और हमारे रूप में जो चिंतनशील मानव के रूप में विकास के क्रम को समझा। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से क्लास समझ में आ गई होगी और आपको अन्य क्लासें भी अच्छी तरह से समझनी है तो हमारी जो सारी क्लासें आएगी जो 11th क्लास की आपकी हिस्ट्री की तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाइए और सारी क्लासें आपको क्रम रूप से मिलेगी, उनको आप है वो नोट्स भी बना लीजिए और अच्छी तरह से आप हमारे साथ जुड़े। तो जो सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों को है वो जोड़ने का काम कीजिए। ये आपके केवल 11th क्लास तक के नहीं पूरे जीवन भर के अंतर्गत काम आने वाली चीज़ें। और साथ ही साथ टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी कोई क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन है वो मिले और आप अच्छी तरह से चीज़ों को करने का कोशिश है वो कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।